देखो ये हो काव्यखंड। अब काव्यखंड है क्या बोला, ये भी समझ लो। काव्यखंड में सबसे पहले हम सूरदास वाला लेसन पढ़ेंगे। 30 शुरू के 4-5 लेसन आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नीचे के जो लेसन है ना तो हल्का हल्का पढ़ने को देंगे घर से। समझ बात है, घर से पढ़ ना तरीका देख लो क्या होगा आगा। वहीं से ही सारे नहीं पढ़ने के इसमें, तो वो जो मैं कुछ पैराग्राफ टिक कराऊंगा पेपर में, कैसा क्वेश्चन आएगा इसका ये भी देख लो। कैसा क्वेश्चन आएगा देखो, इस तरह करके एक पैराग्राफ देख रखा तुम। जैसे हम ये देखो ऐसे लिख रखा पूरा पैराग्राफ दिखा दो तो, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस राहत स्नेह ताग दे नाइन मन अनुरागी, ऐसा पैराग्राफ देख रखा होगा। तो इस पैराग्राफ की तुम्हें वहां हिंदी नहीं लिखनी, इस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन भी देख रखा होगा, और क्वेश्चन जो देख रखा होगा ना उनके उत्तर लिखने हैं। इस लेसन में है क्या, कौन, क्या कहानी, अभी मैं 5 मिनट में पूरी कहानी ब्रीफ कर रहा हूँ इसकी। समझ में आया बात या? जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे सब तुम्हारे समझ में आता चला जाएगा। समझ में आया बात या? इस लेसन में तो 3 ही पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। गाइड है तो मैं गाइड में तो 3 पैराग्राफ बताऊंगा। गाइड के अंदर एक तो पहला पैराग्राफ, गाइड के अंदर 5 पैराग्राफ दे रखे, 4-5 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ दे रखे। 4 मतलब एक तो पहला पढ़ना, पहले के बाद तीसरा, पहला तीसरा और चौथा, 3 ही पैराग्राफ पढ़ रहे गाइड में। तो समझ नहीं बात या? मॉडल में 3 ही मिलेंगे तुम्हें। समझ में आया बात है? ठीक, कितने पैराग्राफ पढ़ने? 3, पहला तीसरा और चौथा, ये 3 पैराग्राफ के इनके क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए। समझ, अब इनके क्वेश्चन आंसर पे बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कहानी समझा दूं क्या है। समझ में आया बात है? इससे पहले समझ लो कहानी, बेबी कहानी समझ लो, और कैसे कैसे उदाहरण दिए गए इसमें। समझ में आया बात है? ध्यान से सुना है ना अच्छे तरीके से, पूरी कहानी समझ ले बहुत प्यार के साथ। 10 मिनट में पूरी कहानी समझा दूंगा पूरी। इस कहानी के जो पात्र, इस कहानी में ये सूरदास ने लिखा है, ऐसा नहीं हो, श्री कृष्ण के बारे में। ठीक, श्री कृष्ण के बारे में बताया गया पूरा का पूरा कि कैसे किस टाइप का व्यवहार था श्री कृष्ण का। एक तो श्री कृष्ण, इस कहानी के जो पात्र, उस कहानी के पात्र समझ लो। पात्र का मतलब कैरेक्टर कौन, एक्टर कौन है इसके अंदर, इस कहानी में कौन कौन से एक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो श्री कृष्ण, कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान जी, तुम इसका नाम लो। एक तो श्री कृष्ण जी है, आया समझ में। दूसरे नंबर पर इनकी जो प्रेमिकाएं बहुत प्रेम करती है ना, एक नहीं है बहुत सारी गोपियां, ये गोपियां। तीसरे नंबर पर एक जो श्री कृष्ण के 24 घंटे पास रहा, उसका नाम है उद्धव। उद्धव पढ़ा रखा है मैंने पहले भी रहते नहीं। तो श्री कृष्ण जी है, गोपिया, उद्धव, ये 3 पात्र है इस कहानी में जो भागे फिरे जाएंगे चारों तरफ। अब क्या दिक्कत, जो श्री दिक्कत यह कि जो श्री कृष्ण जी है ना वे रहते थे मथुरा में। समझ में आई बात है? अब मथुरा छोड़कर ना वे दूसरे स्थान पर चले गए। और जो गोपियां ना, ये गोपियां इनसे श्री कृष्ण के बहुत पास रहती थी और बहुत ज्यादा लगाव था इन तो गोपियों को। आया समझ में? बहुत पास रहती थी। और दूसरा ये उद्धव, और ये बार बार क्या करेगी ये ना, ये बहुत उत्सुक हो रही, ये श्री कृष्ण से मिलना चाह रही। अब जो उद्धव वो श्री कृष्ण के पास ही रहा, वो ये गोपियां क्या करती है, इससे संदेश देती है उद्धव को। उद्धव को कहती है एक काम करो, ये हमारा संदेश है श्री कृष्ण के पास भेजवा दो, वे हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे। अब श्री कृष्ण जी क्या है, श्री कृष्ण जी अपनी भगवान की लीला में मस्त। अब ये गोपियां कह रही नहीं नहीं, अब श्री कृष्ण जी राजनीति सीख चुके, अब हमारे मिलने नहीं आ रहे, उन्होंने हमारे साथ धोखा करा। समझ बात? अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली। अब जब राजनीति पढ़ लेना इंसान तो ऐसा मानना उन्होंने चीट कर दिया, धोखा दे दिया। श्री कृष्ण जी चीटर निकले, चीटर धोखेबाज निकले, दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, वही वाली कहानी। ऐसे समझ। और ये क्या बता, क्या कह रही उद्धव को, उद्धव कह रही, ये उद्धव कह रहा क्या होगा याद युद्ध, कुछ हो भी याद युद्ध, कुछ भी नहीं होता याद युद्ध। कह रहा किसे क्यों याद कर रही तुमने, मैं नहीं कहा हंसी क्यों। उद्धव कह रहा है, वे उद्धव को गालियां बकरी पूरी। तुम तो सुना ही, पता क्या कह रही, यूं कह रही तू श्री कृष्ण के पास रहा, श्री कृष्ण के अंदर प्रेम की एक एक बूंद पड़ी हुई, और तेरे अंदर प्रेम का एक अंग भी नहीं है। कैसा इंसान है यार तू, श्री कृष्ण के पास रहकर। गोपिया कह रही श्री कृष्ण उद्धव को बार बार डांटते रहा, कह रही क्या आदमी तू, आदमी पेंट तू क्या है। समझ में बात है? समझे नहीं कि आज तक श्री कृष्ण के पास रह रहा है, इतने दिन हो गए, तेरे को प्रेम की एक बूंद भी नहीं है। तेरी हालत तेरी हालत बिल्कुल इस तरह है जिस तरह सरोवर के अंदर रहकर, तालाब के अंदर रहकर ना, सरोवर के अंदर रहकर, तालाब के अंदर जो कमल रहा, कमल के पत्ते पे उसकी पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी तरह तेरे पास ना प्रेम की एक भी बूंद नहीं, श्री कृष्ण के पास रह रहा है बिल्कुल। तो ऐसा समझ, प्रेम प्रेम मरा रहा है बिल्कुल। तो दूसरा उदाहरण दिया, ताना मार मार कर क्या कह रही, तेरे अंदर तेरी हालत तो इस तरह जिससे तेल भरी गगरी हो, जो तेल भरी गगरी हो ना, जब उसमें डुबा देता है पानी में, उसको पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी तरह तेरे पर प्रेम की भी बूंद नहीं ठहर रही। ऐसा समझ। फिर अपना उदाहरण भी दे रही है, श्री कृष्ण ना हमारे दिल के अंदर ना इस तरह बसे हुए जिस तरह एक हारिल पक्षी हो ना अपने पंजों में लगड़ी दबा कर रखा हो, इसी तरह अपने श्री कृष्ण को ना अपने हृदय में धारण कर लिया, अब छोड़ने की नहीं श्री कृष्ण को, फंस गए ना। ऐसा समझ में आती है, कच्चा
अब तुम सोच रहे होंगे ये गोपी हमारे पास क्यों नहीं है? ऐसा करना मैं नहीं करे तुमने। तो श्री कृष्ण इसी बात के लेकर लड़ाई है। मैंने 2 उदाहरण बताए तुम्हें, एक तो तेल भरी गगरी का उदाहरण बताया, एक कमल पत्र का उदाहरण बताया, और तीसरा जो उदाहरण बताया वो बताया हरिल की पक्षी का। तीसरा उदाहरण बताया वो जो हरिल की पक्षी किसे कह रही है, हरिल पक्षी की जो लकड़ी है उसे किसे कह रही है, श्री कृष्ण को कह रही है। क्योंकि हरिल पक्षी ना हर समय अपने पंजों में लकड़ी दबाए रखो और उसे छोड़ता नहीं बिल्कुल भी। हरिल जो पक्षी हो कह रही इसी तरह हम ना हरिल पक्षी की तरह हमने ना लकड़ी की तुलना किससे करी जा रही, श्री कृष्ण। तो कह रही श्री कृष्ण को इस तरह जकड़ रखा है छोड़ने के लिए। अब पता नहीं बेटे फालतू बोले भगवान जी चक पत्थर का बंदा। बात समझ में आई पूरी कहानी। और भी बहुत सारे उदाहरण देखे। अब और पता क्या कह रही गोपियां, पता क्या कह रही, बार बार से उद्धव को ताना मार रही, कह रही यार उद्धव तू कितना सौभाग्यशाली, तू सारा दिन श्री कृष्ण के पास रहो यार, कितनी जिंदगी कितनी मस्त है। और उद्धव ने कह रहा क्या फालतू 140 करोड़ जनसंख्या कहां धक्के उद्धव इस टाइप का व्यवहार है। फिर उद्धव को गालियां दे रही। उद्धव को क्या कह रही, कह रही ये हमारा योग का संदेश श्री कृष्ण को भिजवा देना, इस बार नहीं आए ना तो उसके बाद हम उनके साथ जिंदगी में कभी नहीं बोलने के। आ जाओ। श्री कृष्ण का जबरदस्त तरीके से इंतजार करने में लगी हुई। अरे इंतजार करती 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 उनकी जिंदगी बीतेगी, श्री कृष्ण नहीं आए। हाँ श्री कृष्ण नहीं आए। पढ़े पैराग्राफ पढ़े, क्या करो समझ में आया बात? या लेसन किसने लिखा है? सूरदास ने। लेखक बहुत बड़े। लेसन का नाम क्या है? पद। अब आ जाओ समझ लो, पेन दिखाओ कोई अच्छा सा। पहला पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ मैं, उससे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। कहानी समझ में आएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह दिखाया गया लेसन में कि श्री कृष्ण जी का ना गोपियों से कितना गोपियों का श्री कृष्ण जी से कितना लगाव है, और श्री कृष्ण जी ने घास भी नहीं डाल ले। समझ आई बात है, मतलब भाव भी नहीं दे रहे। श्री कृष्ण जी के रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे। समझ गए ना? चलो पहले नंबर पर ये जरूर पूछेगा तुमसे, इस तरह का जो पेपर पैराग्राफ देके जाएगा ना, पूरा पैराग्राफ देके जाएगा, नहीं पूछेगा ये पैराग्राफ किस लेखक ने लिखा है, ये पक्का पूछेगा। एक क्वेश्चन पक्का ना। और दूसरा इस लेखक का तो नाम पूछेगा ही, ये पूछेगा इस लेसन का, ये जो पैराग्राफ दिया गया इस लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है पद। किसने लिखा? सूरदास। ये पक्का पूछा क्वेश्चन। तो पहले नंबर का ये क्वेश्चन है, क्या लिख रखा है? कवि तथा कविता का नाम। तो कवि का नाम क्या है? सूरदास, और कविता का नाम क्या है? पद। ऐसे लिखोगे तुम, कवि का नाम क्या है? सूरदास, और कविता का नाम क्या लिखोगे? पद। दूसरा क्वेश्चन, इस पद का मुख्य प्रतिवाद इस विषय स्पष्ट कीजिए। अब उन्होंने पूछा इसका विषय क्या है, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया गोपियां श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया गया। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति क्या दिखाया गया? प्रेम। ये तो इस विषय बता देते क्या है सब्जेक्ट का। ये लेसन किस बात पर आधारित है? इस लेसन में यो प्रेम कथा नहीं है, एक प्रकार दिया गोपियां ना, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करा गया, वो दिखाया गया। ऐसे भी लिख सकते हो गोपियां श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है, इसमें यह बताया गया है आसान भाषा में। डोंट वरी, एंजॉय। ऐसा उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। आगे चलो, इसमें क्या लिखा हुआ? इस पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पेपर में भावार्थ नहीं आता, याद रखना बात। या पेपर में वहां भावार्थ नहीं आता, लेकिन भावार्थ पढ़ोगे ना तुम्हें पूरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। एक बार में पूरा भावार्थ पढ़ रहा हूं, समझ में आया बात? या चलो भावार्थ पढ़ते हैं। सूरदास की गोपियां कहती है कि हे उद्धव तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। मैंने कहा था नहीं, मैं उद्धव को बार बार कह रही हूँ यार तू तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली। उसने पूछा क्यों? कह रही तुम प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। कह रही तू प्रेम ही नहीं हो श्री कृष्ण का, तू प्रेम के धागे तो नहीं बंधा हुआ। तो उद्धव पता क्या कह रहा? हमने कहा था तुझे बंध तू। अगर चल तो उसमें पूर्णतः अनासक्त हो। अनासक्त का मतलब दूर हो, तुम प्रेम से बहुत दूर हो तुम। उद्धव को कह रही तुम यार तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। उन्होंने कहा क्यों? तुम तो प्रेम से बहुत दूर हो यार, हम तो प्रेम से बंधी हुई। अच्छा आगे चलो, इतना ही नहीं वरन तुम्हारे मन में तो प्रेम की भावना तक नहीं है। वाओ, पता क्या कह रही है? कह रही यार उद्धव एक बात बता, तू कम से कम तेरी जिंदगी कितनी बढ़िया, तू किसी के प्रेम तो नहीं आती, किसी की याद नहीं आती, तू भावना नगर में भी नहीं गया। आए समझ में? अरे हम भावना नगर में रह रही, भावना नगर समझ रहे, प्यार वाला नगर, ठीक है। उसे फिर उन्होंने उदाहरण दिया, कमल पत्र ना जिक्र जल में रहो तो उस जल की एक बूंद नहीं ठहरती। तेल भरी गगरी में जल को डुबाने पर उसमें जल की एक बूंद नहीं ठहरती। तेरा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा हाल पता कैसा? तुम्हारे हृदय में, पहले तुम्हारे हृदय में प्रेम की भावना का कण मात्र भी नहीं है, एक कण भी नहीं है तेरे हृदय में। समझ गए? यानी उद्धव के अंदर ना कण का प्रेम का एक कण भी नहीं है, इसके साथ लड़ने में लगी हुई। निसंदेह तुम निरस और हृदयहीन हो। तेरे सीने में दिल ही नहीं आया, हृदयहीन है तू, हृदय नहीं आया तेरे सीने में। उसके बाद अगर चलो, तुमने प्रेम सरिता में पांव नहीं डुबाया,
तुम्हारी दृष्टि में डूबी है। वो पता क्या कह रहा है, कह रहा मैं नहीं पढ़ता इन चक्कर में, आया समझ में? हाँ, इन झंझटों में मैं नहीं पढ़ता। उद्धव साफ साफ कह रहा है, वो उद्धव मेरी प्रवृत्ति का इंसान है। आगे चलो, किंतु हम इसके बिल्कुल विपरीत हैं। आगे चलो, हम तो भोली भाली दुर्बल नारी है। अब क्या कह रही, हम तो बहुत भोली भाली दुर्बल नारी, जो श्री कृष्ण प्रेम की मिठास में डूबकर उसी में लिप्त हो गई है। श्री कृष्ण की प्रेम मिठास में डूबकर उसमें, समझ रहे ना तुम बात? डूब गई प्रेम में श्री कृष्ण के। हाँ, अब पता क्या कह रही, उदाहरण दे क्या कह रही, कह रही हम ना श्री कृष्ण तो इस तरह प्रेम करो जिस तरह जो चींटी हो ना गुड़ पे चिपक जा। अगर एक बार श्री कृष्ण मिलेंगे ना इस तरह चिपक अनुगारी चींटी गुड़ से लिपट जाती है, वहीं अपने प्राण तक दे देती है। हम भी इस तरह श्री कृष्ण को छोड़ देंगे, इसे पकड़ लेंगे। भाव यह है कि हम तो श्री कृष्ण से अन्य और अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए वह हमें प्राण ही विसर्जित क्यों न करने पड़े। श्री कृष्ण तो इतना प्रेम करती है, अपनी जान तक देने लेती है। यार क्या कोई प्रेम अपनी जान दे सकता? श्री कृष्ण के लिए गोपियां अपनी जान दे सकती है। उन्होंने खुद ही कहा, जिस तरह जो चींटी हो ना गुड़ पर चिपकी रहती है और वे उसका छोड़ती नहीं बिल्कुल भी, मरने के लिए तैयार हो जा बिल्कुल भी, हो नहीं ऐसा? तो फिर पता इसका यही मतलब है कि श्री कृष्ण तो गोपियां भी इतना ही प्रेम करती है, उसके लिए अपनी जान तक विसर्जित करने के लिए तैयार, जान तक देने के लिए तैयार। बात समझ में आई? इस पूरे पैराग्राफ तो पढ़ रहे हो क्या? इस पूरे पैराग्राफ तो क्या पढ़ने को मिला? इस पूरे पैराग्राफ तो ये पढ़ने को मिला कि गोपियां ना श्री कृष्ण तो अटूट प्रेम कर रही। दूसरा दो उदाहरण दिए गए, एक कमल पत्र का उदाहरण दिया गया, दूसरा तेल भरी गगरी का, आया समझ में? तीसरा उदाहरण दिया गया चींटी और गुड़ का, और चींटी और गुड़ का उदाहरण। अच्छा, इसमें चींटी कौन और गुड़ कौन? और क्या हो रहा है? चिपक चिपक उदाहरण तो दे रही ना, जिन्हें सोचना नहीं चिपक गया ना, समझ लो। अब क्वेश्चन समझ लो, पैराग्राफ पढ़ोगे पूरे क्वेश्चन निकल जाए सारे के सारे, पैराग्राफ पढ़ोगे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। आगे चलो, पता लग गया ना किस तरह पढ़ना। अब इसके क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नीचे इसमें लिखा हुआ है काव्य सौंदर्य लिखिए। पेपर में काव्य सौंदर्य लिखने को नहीं आता, इसलिए से काट देना। किसी भी पैराग्राफ का काव्य सौंदर्य नहीं लिखना, पेपर में आनेगा नहीं काव्य सौंदर्य, आज तक नहीं आया लिखने को। समझ में आया बात? इसीलिए जो कोई भी पैराग्राफ आओ ना उसमें तुम पढ़ने को देखो, कुछ पैराग्राफ पढ़ने को तो जहां काव्य सौंदर्य जाना उसे कटिंग क्या है, ठीक। आ जाओ, उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? अब जो सारे उत्तर तुम खुद ही दोगे। अब बताओ उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया, तुम खुद ही बताओ। श्री कृष्ण के पास रहा वो 24 घंटे, ऐसा बच, और उस प्रेम की एक बूंद भी नहीं है। समझना ही बात यार, उधर और भी बढ़ा सको तुम इसे। श्री कृष्ण 24 घंटे पास रहा वो बस, और वो इसलिए सौभाग्यशाली कहा गया। अगला क्वेश्चन, चींटी और गुड़ का उदाहरण किसके लिए दिया गया? चींटी और गुड़ का उदाहरण किसके लिए? चींटी का उदाहरण तो दिया गया गोपियों के लिए, गुड़ का उदाहरण दिया गया श्री कृष्ण। क्या है तुम कुछ भी क्यों भाई राहुल, है नहीं? आगे चलो, अगला कमल पत्र की क्या विशेषता? कमल पत्र की क्या विशेषता? कमल पत्र सरोवर में रहेगा, जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। अब बताओ, कमल पत्र में जब कमल पत्र जो सरोवर में रहेगा उसमें जल की बूंद नहीं ठहरती। यहाँ कमल पत्र इस कहानी में कौन है? उद्धव श्री कृष्ण के पास रह रहा है, प्रेम रूपी सागर में रह रहा है, फिर भी उस प्रेम की एक बूंद नहीं है। समझ गए? पैराग्राफ खत्म। कई बार आया पेपर, कई बार पेपर में आ चुका पैराग्राफ। एक पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर तीसरा, गाइड में तीसरा और मॉडल में दूसरा। तीसरा, हमारे हारिल पक्षी लकड़ी। समझ में नहीं आएगा, पढ़ने की कोशिश मत करना सर, समझ में पढ़ने की कोशिश मत करना, पेपर में पूरा पैराग्राफ आ गए हो। समझ नहीं बात है। तो उन्होंने पूछा कविता का नाम क्या है, तो कविता का नाम क्या है? पद। कवि का नाम क्या है? सूरदास। ये एक क्वेश्चन होगा, इसका नीचे दूसरे नंबर पर दूसरा क्वेश्चन इसका पूछा पद का भावार्थ। तो भावार्थ पढ़कर ना सारे क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। भावार्थ पढ़ लो एक बार, सारे क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन भावार्थ पेपर में नहीं आनेगा, ना काव्य सौंदर्य आनेगा। समझ गए ना? भावार्थ पेपर में नहीं आनेगा, लेकिन काव्य सौंदर्य भी नहीं आनेगा। तो काव्य सौंदर्य तो बिल्कुल पढ़ना ही, लेकिन भावार्थ पढ़ना जरूरी। पढ़ना क्यों जरूरी? क्योंकि नीचे सारे उत्तर मिल जाएंगे। चले एक बार मैं भावार्थ समझा रहा हूं तो समझ लो। भावार्थ क्या कह रहा है? यू कह रहा गोपियां कहती है, आगे चलो देखो, अगले पन्ने में दे रखा है, दिख रहा भावार्थ, आगे देख लो, दिख गया भावार्थ। गोपियां कहती है कि हे भ्रमर, भ्रमर कहती है उद्धव को, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की समान है। समझ गए ना तुम? पता क्या कह रही है? श्री कृष्ण हमारे लिए ना जो हारिल पक्षी की लकड़ी है उसके समान है। जिस तरह हारिल पक्षी ना हर समय अपने पंजों में की लकड़ी दबाई रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता, इस तरह हम श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ने वाली हैं। तुम जो करना कर लो। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय दबाए रहता है कि लकड़ी, उसका नहीं छोड़ता है साथ, इस प्रकार नंद जी के पुत्र का मतलब श्री कृष्ण, इनके बाप का नाम था श्री कृष्ण जी के बाप का नाम था नंद जी, तो नंद जी के पुत्र का हम साथ नहीं छोड़ने की, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आया बात है? हम सारी उनसे शादी कर रही है। जाओ, श्री कृष्ण जी को हमने अपने हृदय में
श्री क्या क्या कह रही श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण जी को हमने अपने हृदय में, दिल में, मन में, वचन में, कर्म से धारण कर लिया है। अब तो हम सोते जागते सपने देखते हैं, दिन रात कान्हा कान्हा जी रटते रहते हैं। आजकल देखा है महिलाएं, कुछ महिलाएं देखी लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां भी बहुत श्री कृष्ण जी की पूजा करती है, लड्डू गोपाल नाम रख रखा उनका। सबने देखा आसपास कल्चर चल रहा है, उन तो बहुत प्रेम करती हैं, ये भी उनकी गोपियां हैं एक प्रकार की। समझ में आया बात? है क्यों कहती है इनके पास खाना रखो तो खाना भी खाते हैं। बता रही थी मुझे कुछ लड़कियां हैं 9वीं 10वीं में जो पढ़ के चले गई, 9वीं 10वीं में, मैं बता रही थी कान्हा जी की पूजा करते, तुम भी में ठीक है। अच्छा ये गोपियां तुम, पक्की बात है गोपियां तुम। आगो अब हम हर चेतन अचेतन अवस्था में श्री हम चेतन अवस्था में चाहे अचेतन अवस्था में, चेतन का मतलब चाहे सो रही हो चाहे जाग रही हो, तब भी ये समझ जाओ 24 घंटे श्री कृष्ण का ही जाप करती रह रही। इतना प्रेम, सोते वक्त, सपने देखते वक्त, घाट पर लेटते वक्त, बाथरूम में घुसते वक्त, 24 घंटे खुद नहीं कहा उसने। कहां कहां नहीं याद कर रही श्री कृष्ण को, हर जगह याद कर रही। मैंने कहा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण जपती रहती है और हमें खेद पूर्वक कहती है कि आपकी योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। क्योंकि जो उद्धव था ना, वो योग का संदेश लेकर आया था। वो कह रहा था श्री कृष्ण अब वापस नहीं आने वाले क्योंकि मुसाफिर जाने वाले। समझ उन्होंने साफ कह दिया कि योग का संदेश, तो यूं कह रही गोपिया श्री उस उद्धव को, कह रही जो योग का संदेश तू लेकर आया ना, ऐसा लग रहा तेरा मुंह ही फोड़ देता अभी। समझ नहीं बात क्या, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। ये योग का संदेश तुझे लाना ही नहीं चाहिए था। उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि श्री कृष्ण नहीं आने वाले, जो करना कर लो जाओ। समझ गए? दिल तोड़ जाए गोपियों का। कड़वी ककड़ी पता लग गया? कड़वी ककड़ी पता लग गया किसके लिए कहा गया? कड़वी ककड़ी योग के संदेश के लिए कहा गया। उसमें क्या लिखा हुआ था? श्री कृष्ण जी नहीं आने वाले, मुसाफिर जाने वाले। आगे चलो। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है, उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही विरक्त हो उठती है। तब पूरी चर्चा सुनने के लिए हम ऐसा ही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को छाकती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमारे लिए एक ऐसी बीमारी यानी योग ले आए हैं जो न तो हमने कभी देखी और न कभी सुनी और न बीमारी कभी हुई है। समझ में आई बात है? योग का जो संदेश था, मैं कह रही आप तो हमारे लिए बीमारी ले आए। क्यों आए? आप आए क्यों हमारी जिंदगी में? श्री कृष्ण को भेजो। यह योग रूपी बीमारी आप उन्हें आप ले जाकर सौंपिए। ये योग रूपी बीमारी ना श्री कृष्ण के माथे मारो जाकर हमारी चाह रही है। अभी समझ में आया बात? या इसे लेके जाओ योग को, उन्हें लेके जाओ, उन्हें पकड़ो। हमें नहीं पता, हम तो श्री कृष्ण जी चाहिए। हम तो उन्हें खुलकर जमकर चिपक कर प्यार करती है, चिट्टी की तरह। समझ में आया बात? या हम छोड़ने के नहीं, नंद जी के पुत्र में। समझ में आई बात? जहां भी मिल गए ना सर एक साथ चिपटेगी। आगे चलो। अब तुम लोग सोच रहे श्री कृष्ण हम क्यों नहीं आए? काम करे ऐसे। आगे चलो। जिसके मन में चुप हो जाओ, जिनके मन चक्री के समान चलायमान है। गोपियां कहने का तात्पर्य है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक नहीं है जिनका चित्त चंचल है, मन चंचल है। हमें तो प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण से पहले ही चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता ही नहीं है। नुगारी हमें चाहिए योग साधना। नुगारी हमने उनका ध्यान लगा कर ना उसमें लीन हो गए और वे हमारे दिल में बसे हुए। हमारी योग साधना संदेश चाह रहा, भगाओ यहाँ से। समझ में आया बात? नीचे जाओ। पर्सन आगे पेपर। अब पर्सन पढ़ो। पर्सन है पहला, मन के चक्री होने से क्या से? नीचे काव्य सौंदर्य नहीं पढ़ना ना। मन के चक्री होने से क्या से? अच्छा, मन के चक्री होने से पर्सन देखा, मन के चक्री होने से चंचल होना, मन का चंचल होना। कह रहे जो श्री कृष्ण है उनका मन चंचल हो चुका है। गोपियां कह रही है, जब उस पर आरोप लगा रही, उन पर आरोप लगा रही श्री कृष्ण जी पर। आगे चलो, अगला पढ़ो। हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया? पता लग गया? हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया। हारिल पक्षी क्या विशेषता हो? वो हर समय अपने पंजे में दबा कर रखेगी लकड़ी, उसका छोड़ता नहीं साथ। समझ में आई बात? याद रहेगी बात? इसी तरह धारण कर लिया बस। गोपिया किसे संबोधित कर रही है? गोपिया किसे संबोधित कर रही है? किसे कह रही है? उद्धव। किसके साथ लड़ रही है? बस उसी से संबोधित करना। खाओगी का केस ही। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां क्या करती रहती है? जो चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था, सोती जागती क्या करती रहती है? श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ऐसा करती रहती है। राधे 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 राधे। मजा ले रही गोपियां दबाएगा। कड़वी ककड़ी किसके लिए कहा गया? कड़वी ककड़ी किस योग संदेश को नहीं कहा गया, तो कड़वी ककड़ी योग के संदेश को कहा गया। सिंपल कौन सा है यार?
हारील की लकड़ी से क्या अभिप्राय है? और गोपियां हारील की लकड़ी को, हारील की लकड़ी क्यों कहती है श्री कृष्ण को? पता लग चुका है हारील की लकड़ी क्या है? हारील की लकड़ी पता लग गया क्या है? हारील की लकड़ी किसे कहा गया? श्री कृष्ण के लिए। हारील की जो लकड़ी उसकी विशेषता पता लग गई। हारील एक पक्षी हो, वो हर समय अपने पंजों में लकड़ी दबा के रखा, उसका साथ नहीं छोड़ता। गोपियां भी इस तरह छोड़ना नहीं चाहती किसे? श्री कृष्ण। यस और नो? चलो अगर यही अगला क्वेश्चन है, देखो अगला। गोपियों ने योग की बातें कैसे लगी और क्यों लगी? अच्छा, गोपियों को जो योग का संदेश भिजवाया गया श्री कृष्ण के द्वारा, उसे कैसा लगा? बढ़िया लगा, बेकार लगा? कड़वी ककड़ी समान लगा? नहीं, ये लिखना। गोपी श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव के हाथों से, श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव के हाथों से जो योग का संदेश भेजा गया है वो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगा है। आए समझ में? उद्धव को आना ही नहीं चाहिए था। आज मैं उद्धव की शकल ही नहीं देखना चाहती। नहीं लिखना, लेकिन अगर लिखना ताल लगाना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर लिखो अगला क्वेश्चन, गोपियां योग का उपदेश किन्हें देने को कहती है? अच्छा, योग का उपदेश योग के उपदेश को उठाओ और श्री कृष्ण के पास ले जाओ। बात समझ में आई? श्री कृष्ण को देने, जितना पूछा इतने का उत्तर, यस और नो? चलो अगला पैराग्राफ। चलो अगला पैराग्राफ। एक यो हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि है राजनीति पढ़ाए, दिख रहा है? हरि है राजनीति पढ़ाए, इसका मतलब है ये इसका लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ है। मैंने पहले बता दिया पैराग्राफ की हिंदी नहीं आने की, काव्य सुंदरी नहीं आने का, कवि का नाम पक्का आगा, जो कविता का नाम पक्का आगा। समझ में आया बात? या एक नंबर में जरूर पूछेगा, समझ में आई बात? या दूसरे नंबर पर अगला सवाल क्या पूछेगा? भावार्थ नहीं पूछने का, उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन देकर रखेगा, लेकिन भावार्थ पढ़ना जरूरी। भावार्थ पढ़ के सारे क्वेश्चन उत्तर निकल जाएंगे। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट। हरि है राजनीति पढ़ आए। ठीक, इसे पूरा पढ़ना नहीं सर, मुझे खुद नहीं आता पढ़ना है, मेरे को खुद नहीं आता पढ़ना, तो तुम क्यों पढ़ रहे? सिर में दर्द नहीं है फालतू का। इतने पढ़ना बस। हरि है राजनीति पढ़ाए, देख के पहचान लेना इस सूरदास वाले लेसन की बात कर रहा है। समझ गए? अब वहां भी नहीं समझ में आया तो नीचे प्रश्न तो देख कर समझ में आ ही जाएगा। इस सूरदास वाले लेसन का सूरदास ने लिखा है, इसके कवि का नाम सूरदास और कविता का नाम है पद। कोई दिक्कत यहां तक? डन करूं? नेक्स्ट। इसके अंदर ना कवि का नाम पता लग चुका, कविता का नाम पता लग चुका, प्रतिवाद विषय है। ये किसके बारे में? आ जाओ समझ लो। इस पद का विषय श्री कृष्ण और उद्धव द्वारा कटाक्ष में श्री कृष्ण का, मुझे बता दो, गोपियों के प्रति। इसमें क्या है, किस विषय में पूरा लेसन किसके बारे में? श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया गया कि गोपियां श्री कृष्ण तो कितना करती हैं प्रेम। आया समझ में? इस विषय में ये इसका प्रतिवाद विषय। काव्य सुंदरी काट दो, चौथा लेसन राजनीति पढ़ने में। अच्छा, भावार्थ आ जाओ। भावार्थ पहले, भावार्थ को स्पष्ट, भावार्थ पढ़ने जा रहा हूं मैं। गोपियां व्यंग्य के स्वर में श्री कृष्ण पर कूटनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाकर खूब खबर लेती है। अब देखिए गोपियां क्या कह रही है। गोपियां ना व्यंग्य कर रही, व्यंग्य मतलब कटाक्ष कर रही, व्यंग्य कर रही, कटाक्ष कर रही। पता किस पर? श्री कृष्ण पर। गोपियां श्री कृष्ण पर कटाक्ष कर रही और व्यंग्य कर रही। पता क्या कह रही? यूं कह रही गोपियां, यूं कह रही, उन पर आरोप लगा रही श्री कृष्ण पर। पता किसका? कूटनीति का, डिप्लोमेसी का। यूं कह रही राजनीति पढ़ ली इन्होंने, और जो इंसान राजनीति पढ़ ले ना उसका मन चंचल हो जा, इसलिए श्री कृष्ण भी अब ऐसा ही हो गए। समझ में ये बात? या चुप हो जाओ। उद्धव ने जो बात कही है वह गोपियों ने समझ ली है। उद्धव ने जो बात कही ना गोपियां समझ गई, गोपियों ने समझ ली और उससे अपने प्रिय श्री कृष्ण के सब समाचार भी प्राप्त कर लिए हैं। सारे समाचार भी आ गए उनके पास। अच्छा, उद्धव की बातों से गोपियां यह निष्कर्ष निकालती है। अब देखो उद्धव ने तो बता दिया श्री कृष्ण आते नहीं, जो करना कर लो। समझ में आया बात? या ठीक कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, कलेवर भी इंसान थे, बहुत चालाक इंसान थे। क्या कह रही श्री गोपियां? कह रही है बताया तो, जिस इंसान मतलब जो इंसान में चाहे बिजी चल रहे हो, बताया तो जो इंसान पे चाहे बिजी चल रहा हो, अगर इनके काम का नहीं आया तो उसकी लोग बुराई करनी स्टार्ट कर दो। अब गोपियां ना जब काम निकल गया ना उनके काम करने, तो गोपियां ने बुराई करनी स्टार्ट कर दी। ऐसी यही लड़कियां विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे चलो। श्री कृष्ण तो पहले से ही चालाक थे, ऊपर से उन्होंने अब राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए और उन्होंने कर लिया ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये बहुत बुद्धिमान हो गए। समझ में आया बात? है आगे चलो। इससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है लगता है। अच्छा, तभी तो उन्होंने हम युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। श्री कृष्ण ज्ञान और योग का संदेश का चुपचाप तो 2-4 किताब पढ़ लो बैठ के, क्यों धक्के खा रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे योग का संदेश भिजवा दे, हम नहीं आने वाले बिल्कुल भी। आगे चलो।
परस्पर सखियों को संबोधित करते हुए एक गोपी कहती है, एक गोपी अपनी सखियों को कह रही है, हे सखियों सुन लो कि पहले लोग बड़े भले होते थे, जो परोपकार के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे, कष्ट उठाते थे। एक ये श्री कृष्ण है, एक ये श्री कृष्ण है जिन्हें दूसरों की कोई चिंता ही नहीं है। नुकारे पुराने लोग बहुत बड़े हुआ करते थे, बड़ी कसरत करते थे, दूसरों का दर्द भी समझते थे। एक ये श्री कृष्ण, इन पर घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा। गोपिया श्री कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती, गोपिया श्री कृष्ण से और अब कुछ नहीं चाहती। अब क्या चाहेगी? अब तो लुट गया सारा काम, आगे चलो। सिर्फ अपने अपने मन को वापस चाहती है। जो उन्होंने हमारा मन अपने पास रख लिया ना, हमारा मन वापस कर दो। ऐसा भी कुछ हुआ? कुछ भी चल रहा है। उन्होंने हमारा मन ले लिया, हमारा मन वापस कर दो। बेबी बात समझ में आई? गोपिया श्री कृष्ण तो क्या चाह रही है? कुछ नहीं चाह रही है ना। उन्होंने जो हमारा मन रखने वाला वापस, प्लीज गिव मी माय मन, प्लीज गिव मी माय मन। गोपिया कह रही है, जिन्हें श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान के समय चुराकर अपने साथ ले गए थे। जब मथुरा तक गए थे ना, मथुरा तक चले गए थे, तो उनके मन को साथ ले गए थे। कहते मेरा दिल ले गया। दिल का मतलब मन ही कह रही है। कह रही मेरा मन ले गया, मेरा दिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। आंदोलन करेंगे, आंदोलन कर, श्री कृष्ण के खिलाफ आंदोलन करे। पता क्या की? श्री कृष्ण जी हमारा दिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। आगे चलो। गोपिया एक आर्गुमेंट और दे रही, तर्क दे रही। पता क्या कह रही? गोपिया कह रही श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रेम परंपरा को ही छोड़ दिया है, तो अपनी नीति मनवाने पर का उन्हें क्या अधिकार रह जाता है? हम नहीं मानते उनकी बात, हम क्यों माने उनका योग का संदेश? जब उन्होंने हमारा प्रेम वाला साथ ही छोड़ दिया, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। गोपिया कह रही, क्योंकि जो स्वयं अपनी परंपराओं और नीतियों पर नहीं चल सकता, जो स्वयं अपनी परंपराओं, उन्होंने हमें सारे वादे करे थे, झूठे झूठे वादे करे थे, अपनी परंपराओं में नहीं चल सकता, हम उसकी बात क्यों मान लो? अभी आई गोपियों को कल ठोकर खा के कर लगाओ, बगराम खा कर करनी आती। वह दूसरों से क्या कहने योग्य रह जाता है? अब नुगारी रह जाता है, पहले नुगारी रह जाते हैं, लेकिन गोपिया तमीज भी भूल गई। नुगारी रह जाता है, तमीज भी भूल गया बेचा। इस नियम से श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। नुगारी उधर घुसन हमें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ ये बात है, हमारी जिंदगी हम खुद संभाल लेंगे। बैठ जाते ना बोल लो। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म की श्रेष्ठता की सफलता तब मानी जाती है, राजधर्म की श्रेष्ठता की सफलता तब मानी जाती है, कोई राजधर्म राजपाट, उसकी सफलता तब मानी जाती है जब वहां की जनता खुश हो, जब प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, जनता जब वहां की खुश हो। कोई राजा राजपाट कब श्रेष्ठ माना जाएगा, अच्छा कब माना जाएगा? जब वहां की जनता को कोई नुकसान ना हो। इधर देखकर पढ़ने में ध्यान दे लो। दो कल के बाद में इसकी शादी बैठ ही जाएगा। उस पर अत्याचार ना हो। श्री कृष्ण अब मथुरा के राजा हो गए, तो श्री कृष्ण वे मथुरा के राजा हो चुके। समझ में आई बात है? अरे पता क्या कह रही? हम जनता, हमारा शोषण हो रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक। और जनता पर, इसलिए श्री कृष्ण को कह रही ये एक सफल राजा नहीं है, असफल राजा। गोपी ने आरोप लगाया हो, क्योंकि एक सफल राजा कौन सा हो? जहां जनता खुश हो। और वे कौन जनता? और जनता की बात सुनने नहीं जा रही। अभी बुला रही श्री कृष्ण को, आओ पास आओ, पास आओ। एक बार आजा आजा है। और उन्होंने राजनीति भी बहुत पढ़ ली। कह रही उन्होंने राजनीति ज्यादा पढ़ ली, फिर भी राजा के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। राजनीति पढ़ने के बाद राजा का कर्तव्य होना चाहिए अपनी जनता की बात सुनना। अच्छा राजा वही होगा जिसके राज्य में जनता खुश होगी, नहीं तो बेकार राजा होगा वो। वे कह रही गोपिया, उधर को गारी जाकर कह दिए। इसमें इन सबके बीच में ना पिसरा बेचारा। इसकी वजह से चप्पल बढ़िया कर इंगते ताड़ रही, इधर ताड़ने पर लगी हुई है। उधर तुम्हारे जैसा नहीं हुआ है। समझ गए? 1 मिनट चले। राजनियम अथवा राजा के कर्तव्य का उल्लेख करने से कवि की अभिष्ट व्यंजना यह है कि मथुरा प्रवास में श्री कृष्ण का सम्राट तभी सार्थक और सफल कहा जा सकता है जब उनकी प्रजा
अर्थात गोपियों का हृदय न दुखाया जाए, और यह तभी हो सकता है जब वे उनसे आकर दर्शन दे। समझ गए? सम्राट तभी कहलाएंगे, में मथुरा के सम्राट तभी कहलाएंगे, राजा तभी कहलाएंगे जब वे श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण जी है गोपियों को आकर दर्शन दो, उन्होंने आकर शकल दिखाओ, उनके साथ धोखा हुआ धोखा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, गोपिया कह रहा। नीचे पर्सन पढ़ो, पर्सन बेबी पर्सन पढ़ो। राजनीति पढ़ने का व्यंग्य उन पर स्पष्ट कीजिए। बता दो राजनीति पढ़ने का आरोप लगाया गया उन पर, इसे पढ़ते समझ में जाएगा राजनीति का संबंध, पर समझ में आया बात क्या? ठीक, इसे पढ़ लो खुद समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति पढ़ने का आरोप किस पर लगाया गया है? राजनीति किसने पढ़ ली भाई? इसने लिखना राजनीति पढ़ने का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, गोपिया श्री कृष्ण से क्या चाह रही? दर्शन चाह रही, दर्शन, अपना मन वापस चाह रही है। आए समझ में? प्रेम क्या प्रेम चाह रही है? प्रेम तो निकल चुके हैं, गुड़ चाह रही है। अच्छा चुप बताओ, मनवास की शक्कर, चुप बताओ। पेटीएम करो इधर। छोटे तुम मुंह चला, गूगल पे जाएगा चलता है इधर। याद नहीं है, पोसिंग पाउडर निरमा। दूर से सफेदी निरमा से है, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए। सुनो ध्यान से, राजधर्म की सफलता कब मानी जाएगी? खुद ही बताओ तुम, कोई राजधर्म कब सफल मानेगा? जनता खुश हो, और जनता में कौन आ रही? गोपिया। गोपिया बहुत तेज है, जनता को खुश करो, जनता नहीं अपने आप खुश होना चाह रही। श्री कृष्ण, ये गोपिया तो जो श्री कृष्ण को बर्बाद करने पीछे लगी हुई। गोपिया पारस्परिक वार्तालाप में किसकी ओर लक्ष्य करती है? बताओ, जब आपस में बातचीत कर रही तो सारा टारगेट किसे कर रही है? किसकी तरफ ध्यान लगा रही? श्री कृष्ण। ठीक, इतनी बात बता, समझ में नहीं आई। अब इसमें नीचे प्रश्न देखो, क्या प्रश्न है नीचे? कविता के संदेश, जीवन मूल्य पर सौंदर्य सराहना, लघुत्तरीय प्रश्न। इसे पहला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा है? पढ़ा दिया मैंने क्वेश्चन, ये पढ़ लोगे सर। कमलपत्री की क्या संगति दी गई? कमलपत्री के बारे में बता दिया मैंने। तीसरा प्रश्न, हरि बख्शी की क्या विशेषता बताई? बता दिया। जो रचनात्मक प्रश्नोत्तर है ना गाइड में, ये नहीं पढ़ने बिल्कुल भी, मॉडल में मिल जाएंगे, मॉडल में भी आ जाओ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर में जाओ, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर में पहला क्वेश्चन है, गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्याख्या व्यंग्य नहीं थे। पता लग चुका है गोपी ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा, भाग्यशाली क्यों कहा? आगे चलो, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे करी गई? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्र था और तेल भरी गगरी था। अच्छा ये बताओ, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है? उलाहना दिया नहीं दिया? नहीं, उद्धव गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है? क्या क्या उदाहरण दिया? इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा समझ में ये उदाहरण दिया। उलाहना किस बात पर दिया? हाँ, अपनी मर्जी से लिख सको, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से लिखना सारा का सारा कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम 24 घंटे श्री कृष्ण के पास रहते हो, तुम्हारे पास प्रेम की फिर भी एक भी बूंद नहीं है, तुम उनकी तुलना तेल भरी गगरी तभी कर दी, उनकी तुलना कमल पत्र तभी तुलना कर दी उनकी। ऐसे बस इतना लिखा, काम खत्म। एक क्वेश्चन नहीं हो, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह की अग्नि में घी का काम कैसे करा? ऐसे समझ, जैसे आग चल रही हो, कहीं घी डाल दिया हो, ऐसे समझ, लग गया कुंचा उनका। समझिए, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा नहीं, वही वाला लिखना बस यहाँ पूरा का पूरा। मर्यादा नहीं लेने के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात कीजिए? मर्यादा, अब कंट्रोल तो मामला बाहर हो रहा है, जल्दी बुला ले श्री कृष्ण को, अब मर्यादा तो पार हो रहा है मामला। समझ में आया बात? या श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपिया किस प्रकार अभिव्यक्त करती है? पता लग चुका? पता क्या कह रही है? अपना प्रेम किस तरह? हम सोते वक्त, जागते वक्त, उठते वक्त, चेतन अवस्था में, अचेतन अवस्था में, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जपती रहती है, इतना प्रेम करती है। ऐसा जैसे चिट्टी ना गुड़ पर चिपकी रहती है, मर जाएगी लेकिन गुड़ का साथ नहीं छोड़ने की नहीं, और छोड़ भी दिया लास्ट में जाएगा, छोड़ भी दिया लास्ट में जाएगा। लड़की की जुबान को कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है लड़की की जुबान का। बात समझ में आई? पहला लेसन समाप्त हुआ, बोलो स्वाहा। कोई दिक्कत? कर ले जाओगे पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, इतना सा नोट कर ले, याद रहेगा। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, लिख लो सर जल्दी। देखो तुलसीदास वाला लेसन आ गया, लेसन का नाम समझ लो,
ये देखो तुलसीदास, लेखक का नाम देखो तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसी, पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। लेसन का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो रहा है इनके बीच में। देखिए किस बात को लेकर लड़ाई है। अब एक काम करो, इसमें कौन कौन सा पैराग्राफ पढ़ना, चले जाओ। एक तो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 2 गाइड में, पैराग्राफ नंबर 2 मॉडल है जिसपे उसको टेंशन ही नहीं है। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर उसके बाद 3, 2 3 2 3 2 3 के बाद 5, 2 3 5 याद रहेगी बात। कितने पैराग्राफ पढ़ने इसमें? 3। इसमें तो पेपर बना पता लग गया ना। पैराग्राफ इस तरह है, काव्य सौंदर्य पढ़ना, अच्छा भावार्थ पढ़ना लेकिन पेपर में तो नहीं आने ना। गुड, शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ, एक काम करो, पहले कहानी के पात्र समझ लो। पहले इस कहानी में कितने कैंडिडेट हैं और कैसे किस किस बात को लेकर लड़ाई है, समझ आई? आ जाओ, इस कहानी में जो सबसे मेन कैरेक्टर है जिसके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई बजने वाली, उसका नंबर पहले नंबर परशुराम। अब परशुराम इन्होंने, ये परशुराम इस टाइप के व्यक्ति, इन्हें अपनी बात में बहुत ईगो, घमंड है टाइप, हर बात का कह रहे मैं पूरी पृथ्वी को जीत लूंगा, पूरी पृथ्वी मेरे तो कोई ताकत नहीं है, मैंने बड़े बड़े युद्ध जीत, अपनी बात अपनी बड़े अपने मुंह से करने में लगा हुआ ये परशुराम। किस बात पर लड़ाई है, बस समझ गए किस टाइप का व्यक्ति है। अच्छा कैरेक्टर नहीं है इसका। इस कहानी में दो दूसरे कैरेक्टर, उनका नाम है लक्ष्मण। और ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी सारी बात ही नहीं बता रहे लक्ष्मण को। इस कहानी में जो सबसे अच्छा और कैरेक्टर बताया गया वो बताया गया राम का। और प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे राम का। आ जाओ, बिल्कुल शांत स्वभाव के व्यक्ति, बोलते नहीं फालतू किसी के साथ, इस तरह कैरेक्टर है इनका। आ जाओ समझ लो, ये कहानी ना पूरी, इस कहानी में 3 पात्र मतलब समझे, एक्टर। मेन एक्टर कौन है? मेन एक्टर राम, श्री राम जी बोलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब जो श्री राम जी है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं किस बात को लेकर लड़ाई है। अब एक राज दरबार बुलाएगा, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, किस बात को लेकर लड़ाई है। एक राज दरबार है, राजपाट लगा हुआ है, एक राज दरबार कमला पसंद नहीं है, राज दरबार तो जो राज दरबार है ना, राज दरबार की लीडर, जो राज दरबार है ना, इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए हुए, समारोह चल रहा, कोई समझ नहीं बात। या वहां क्या हुआ, एक धनुष भी रखा हुआ, और धनुष शिव जी का, किसका धनुष रखा? शिव जी का एक धनुष रखा हुआ। अब धनुष था बहुत पुराना, और धनुष बहुत पुराना था, जब राम जी आए उन्होंने धनुष को छुआ, टच करा, हो गया टूट, समझ नहीं बात। या अब यहां इस राज दरबार में परशुराम भी उपस्थित थे। अब राम जी इतने सीधे, धनुष तो टूट गया उनका, अब बोलने है नहीं कुछ भी। और यह बात टूटते हुए किसने तो देखा, वो देखा नहीं, लेकिन ये पता लग चुका परशुराम को धनुष टूट गया छूने मात्र तो। और ये खतरनाक गुस्से वाले इंसान थे, समझ नहीं बात। है अब जो लक्ष्मण है, ये तो इनका भाई है, और इनके बचाओ पक्का आएंगे, लेकिन इस टाइप के इंसान ये कहते हैं ये इंसान को बिना बोलने मार देंगे। इंसान 2 तरीके के हों, एक तो जो अपनी डिंग हाँकते रहे, बोलते चले जा रहे, मैं कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ इंसान ऐसे जो सबसे कम बोलता ना, सबसे ज्यादा मारता इंसान को। सबसे खतरनाक कौन बोलता? जो सबसे ज्यादा खामोश रहता, वो सबसे ज्यादा बोलता। ऐसे कोई तुम्हें कुछ कह रहा है ना, कोई तो चुप जाओ, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है और गाली देने पर लगाओ पूरा, तो ऐसा करोगे मुस्कुरा चल दोनों होगा काम, बस होगा खेल खत्म। अब वो सामने वाला संकोच पड़ जाएगा, सोचा बताइए क्या बात क्या है, कुछ पॉइंट क्या है। अरे क्या करोगे, गाली देने दी कसो, वो बोल दूंगा ये कर, ड्रामे फालतू के, यही तो चौंचले किसे बोल रहा, यही तो चौंचले, ऐसे इंसानों बोलो मूर्खानंद, मूर्खानंद इधर
तो सीखना हो राम जी तो सीखो। सुन लो, कहानी यही शिक्षा दे रही है वो कि इंसान का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कुछ नहीं कहा। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, अब परशुराम जी को ये नहीं पता ना धनुष को छूने वाला राम ही था, यदि बात पता ना। अब पता क्या कह रहे हैं, उन्होंने सोचा किसी व्यक्ति ने छुआ होगा, टूट गया होगा। अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं, कौन था वो मूर्ख जिन्होंने धनुष छू को देख लिया, मेरे सामने लाओ उसे, मैं उसको तहस नहस कर दूंगा। अब लक्ष्मण क्या, बेटे बच्चा तो समझ बात ऐसे हे बालक मूर्खानंद तुम चुपचाप खड़े रहो। इसे कह रहा बालक, इसे कह रहा है लक्ष्मण जी को, मूर्खानंद तुम चुपचाप खड़े हो, तुम्हें वो उड़ा दूंगा मैं, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हैं। ओ भाई राम तो राम तो राम। एक्टिंग खतरनाक है। उसके बाद पंडित तब तुझे क्या पता है मैंने क्या कर दर डाला है, मैंने पूरी पृथ्वी पर अपनी भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को जीत डाला है। ये परशुराम का कहना मेरे वर्ष। लक्ष्मण अरे चल अभी पता भी ना, लक्ष्मण का व्यवहार पता भी नहीं कितना छुआ था धनुष ही है। अरे वो उसे बोलने का मौका नहीं, उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा राम खुद तू फालतू मत बोल मेरे सामने और राम का नाम तक नहीं ले जा, भाई मूर्खानंद तू फालतू मत बोल मेरे सामने, तुम्हें उड़ा दूंगा तुझको, तूने मेरा कुल्हाड़ा नहीं देखा। ऐसी कहानी चल रही है। अब सोचो लक्ष्मण के दिल पर क्या बीत रही होगी। ये सब बातें राम भी अपने कन्नों तो विनम्रता पूर्वक बहुत आसानी से सुन लेते और मुस्कुरा रहे थे बड़े प्यार के साथ। अब लक्ष्मण क्या थे, गुस्सा होते जा रहे थे, क्यों कहा मेरे भाई को, कैसे कह दिया, फोड़ दूंगा, आगा पक्ष तो आगा। लेकिन लक्ष्मण का व्यवहार इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ नहीं है जितनी राम जी के अंदर समझ। और यही बात राम जी इस लक्ष्मण जी को समझाएंगे कि तुम्हें ना इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो इंसान ना वो इंसान वीर वो नहीं कहलाता जो अपने मुंह अपनी डींग हाँ करा। वीर वो हो जो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में करा जाकर, वो वीर कहलावा। ये जो परशुराम जी वीर नहीं है, ये कायर इंसान है। समझ में आई बात यार। ये ऐसे जो इंसान अपने मुंह से अपनी बात का व्याख्यान कर रहा है वो कभी वीर हो ही नहीं सकता। मैंने ये कर दिया, मैंने ये लड़ाई कर दी, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर दिया। असली इंसान जिसके अंदर ताकत हो ना वो रहता चुप। ये सीखा जा सके श्री राम से। समझ में आई बात यार। इस कहानी तो हमें यही शिक्षा मिल रही। पता लग जाओ कि इस बात को लेकर बहस चल रही, पूरी एक्टिंग करके दिखाई मैंने तुमको। समझ में आई बात यार। अब लक्ष्मण जी धीरे धीरे, ये जो राम परशुराम को कुछ नहीं कहते, लक्ष्मण को कहते हैं और बहुत कम शब्द कहते हैं। फिर लक्ष्मण जी भी शांत हो जाते हैं, लेकिन कभी क्रोध लगातार बढ़ता जाता। लक्ष्मण जी कहते हैं इस तरह, फिर जब इनका राम का नाम लिया जाता है, ये व्यक्ति कुछ भी बोल ही नहीं रहे, तो फिर इनका भी धीरे धीरे गुस्सा शांत होता। बाद में जाके इस कहानी के अंत में इनका भी घमंड टूट जा। तो इसलिए इस कहानी से तुम क्या सीख सको, तुम्हें सीखना चाहिए जब कहीं ज्यादा मात्रा में क्रोध, जब लड़ाई बच रही हो, तुम्हें एकदम नहीं एक्शन लेना चाहिए, नहीं, सबसे लास्ट में एक्शन लेना चाहिए, सबसे लास्ट में, और चुप रहना चाहिए। समझ में आई बात यार। ये बात हमेशा ध्यान रखो और तुम ही जीतोगे, पक्की बात है। फिर यार ये क्या करेंगे, सबसे पहले लट्ठा निकाले भी सरिया, सरिया कहाँ हो, और नाम कुछ है नहीं आया समझ में। कहाँ हो सरिया, कहाँ हो, मेरे पापा ने संभाल कर रखा था, तेल लगा कर रखा था, कहाँ गया क्या कहानी। 2-4 कड़े मार गए बारात में, किसी को मार दिए होंगे, खुश हो रहे, मुस्कान भी हसीन किया है। सीख लो राम जी तो सीख लो भाई, राम जी तो सीख लो। बात समझ में आया क्या है, तीनों करेक्ट समझ में आए, पता लग चुका क्या हो रहा। अब हम कहानी पे चल रहे और पैराग्राफ जो मैंने तुम्हें बताया पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलो जाओ पहला पैराग्राफ पढ़ो। पहला पैराग्राफ कौन सा, नंबर दूसरा पैराग्राफ गाइड में, दूसरा पैराग्राफ। कवि का नाम, कवि का नाम, कवि का नाम तुलसीदास। कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद हो रहा आपस में, बातचीत, ठीक। अभी बोलने जा रही बंदी थी मैं, चल चाहे ना आगे चलो, पढ़ लो चुपचाप। इस पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चुप हो जाओ, बात ना करो, समझे करो। दिक्कत यही है मेरी, याद रखिए बात, समस्या यही है मेरे भीतर में, बहुत सुधार रहा हूँ सभी धीरे धीरे। इसे कह रहे चुपचाप, अगो बैठ, अगो। इस पद का काव्य सुंदरी पढ़ना,
नहीं पढ़ना, भाड़ में जाओ काव्य सौंदर्य, जब आता ही नहीं पेपर में। राम भावार्थ तो पढ़ लो, चलो भावार्थ पढ़ लो, उसका भावार्थ में जाओ क्या क्वेश्चन पर। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण हंसकर कहने लगे। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण क्या कहने लगे, हंसकर कहने लगे, हे देव मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है, चाहे शिव जी का धनुष हो चाहे किसी। लक्ष्मण जी पता क्या कह रहे परशुराम जी को, लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम जी को, हे देव, देव कह रहे, कितना सम्मान दे रहे, मेरी नजर में सारे धनुष एक समान है, चाहे वो शिव जी का हो चाहे फलाना हो चाहे ढिमके का हो, सारे धनुष एक समान है। और छू को देख लिया तो टूट गया धोखे तो क्या होगा। आगे चलो, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ और क्या हानि होगी। हम क्या लाभ है इसका, हम क्या हानि इसका, छू को देख लिया तो सही बात भी है। श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर धोखे से देख लिया, अच्छा, किंतु यह उनके छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण ही आप किसके लिए क्रोधित हो रहे हैं, क्यों फालतू में गुस्सा दिखाने पर लगे हुए आप, ये कह रहे लक्ष्मण जी। ठीक है, परशुराम जी ने अपने फारसे को देखकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, फारसा को कहते हैं कुल्हाड़ा हो जो, हाँ, उसे देखकर कहने लगे, हे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। अब देखो आगे उसका क्रोध आएगा सर, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, मैं मार दूं, देख रहे हैं लोग ऐसे, मैं मार दूंगा तेरा, मार दूंगा, मारता है नहीं यार 50 बार, मैं मार दूंगा, मैं भी कह रहा था मार दूंगा। क्या तुम मुझे चुप, क्या तुम मुझे मुनि समझते हो। लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, आज तक मैंने कुछ नहीं करा, आज समझ में और बहुत क्रोधी भी हूं मैं। सारा विष्णु का पूरा संसार मुझे जाना, तू नहीं जानता मेरे बारे में, मुनि बता रहा मुझे, तेरी तैसी करूंगा। जाओ कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाना जाता हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं मैं। आ जाओ, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को अनेक बार सारे राजाओं को पराजित कर दिया है, ध्वस्त कर दिया और उसे ब्राह्मण को दिया है, अर्थात पृथ्वी पर ब्राह्मणों का राज्य स्थापित कर दिया है। पृथ्वी पर ब्राह्मणों का राज्य मैंने स्थापित करा, ये कह रहे परशुराम जी। बताओ आगे चलो, हे राजपुत्र, शस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखा है आपने। कह रहे जो मेरे हाथों फरसा, इसने सबकी भुजाओं को काट दिया। तुम तो अपने माता पिता के विषय में सोचो, कह रहे तुम अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अगर मैंने तुम्हारे साथ ये हाल कर दिया तुम्हारा क्या होगा। इतना क्रोध। आगे चलो, यदि तुम मेरे क्रोध के शिकार हो गए, कह रहे यदि तुम मेरे क्रोध के शिकार हो गए तो बेचारे तुम्हारे माता पिता का क्या करेंगे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, मेरा भाला बहुत खतरनाक है, इस गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारा है। बता कितनी खतरनाक बात है। कह रहा है इसने ना फरसे ना गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारा। हाँ, गलत बात है ना परशुराम की। अब ज्यादा ईगो होगा, ज्यादा घमंड होगा, ठीक है, टूट टका जाओ, रावण का टूट गया था। आगे चलो, यह बहुत निर्दयी है। कह रहा है ये जो मेरे हाथ में फरसान है बहुत निर्दयी है। अब उसने बता दिया कि वो किस टाइप का व्यक्ति परशुराम। अब इसके पर्सन पढ़ो, पर्सन पढ़ो, नीचे पर्सन दे रखे इसके। लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहकर चिढ़ाया। लक्ष्मण थे, उसने परशुराम को क्या कहकर चिढ़ाया। मुनि कहा, कहने चाहिए था अगर तू मुनि दिख रहा है। लक्ष्मण जी को कहा तू मुनि दिख रहा हूं, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं, मैंने अपनी बल भुजाओं के दम पर ना पूरी पृथ्वी के राजाओं को पराजित कर दिया, हरा दिया। समझ में आया बात या? और मेरे फरसे ने ना गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार दिया। वो बताना चाह रहा है कि मैं इतना ताकतवर हूं। समझ में आया बात या? आगे चलो, नेक्स्ट। लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने का कारण क्या बताया। लक्ष्मण ने पुराना होना बताया, इतना लिखना, पुराना होना बताया, बस इसे टूट गया। परशुराम जी ने अपनी क्या क्या विशेषता बताई, पता लग गया क्या क्या बताया परशुराम ने क्या क्या विशेषता बताई। नंबर फर्स्ट, मैं बहुत अत्यंत क्रोधी हूं। दूसरा, मैंने अपनी बल भुजाओं के दम पर ना पूरी पृथ्वी के राजाओं को हरा दिया। दूसरा, गर्भ में पल रहे बच्चे मैंने अपने फरसे हत्या कर दी। ये तो बताइए विशेषता। समझ में आया बात है? बस आगे चलो। परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्यों नहीं मार रहे थे, बता सकते हो तुम? क्यों नहीं समझ के मार रहे थे? बालक समझ के नहीं मार रहे थे। परशुराम जी लक्ष्मण जी को बालक समझ के नहीं मार रहे थे। इतनी बात बता, समझ में नहीं कोई दिक्कत? अब तक राम जी की प्रतिक्रिया तो नहीं आई।
अभी लड़ाई किसके साथ चल रही? पहले कहा था मैंने परशुराम जी की और लक्ष्मण की लड़ाई चलेगी, राम जी सबसे लास्ट में जाकर बोल रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्ति मुझे पसंद है, और इंसान ऐसे ही होना चाहिए। और इस तुम सबसे पहले कूद को पढ़ोगे कहीं, इसलिए अपने व्यवहार को सुधार लेगा। देखो आगे पढ़ो, पैराग्राफ नंबर आ जाओ 3। चलो पैराग्राफ नंबर 3। कवि का नाम बताओ, कवि का नाम? तुलसीदास। कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक, भावार्थ पढ़ो, भावार्थ पर, भावार्थ पढ़ो, भावार्थ क्या कह रहा है इसका? देखो परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण हंसकर कोमल, लक्ष्मण देखो परशुराम जी की बातें सुन लो ना, सुनने बाद हंसकर कोमल शब्दों में कहने लगे, हे मुनिवर, आप तो स्वयं को महान योद्धा समझते हैं। पता लग गया किसे कहा गया? लक्ष्मण जी किसे कह रहे? परशुराम जी को। आप तो अपने आप को महान योद्धा समझते हो, ठीक, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हो, गर्मी में मार दूंगा। अच्छा, यहां लक्ष्मण जी ने परशुराम के फरसे को कुल्हाड़ा कहा। उस फरसे को क्या कहा? कुल्हाड़ा। अपमान कर दिया, नहीं कर दिया उसका? कुल्हाड़ा कहकर उनका और अधिक अपमान कर दिया है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी, ऐसा लग रहा है आप फूंक तो पहाड़ उड़ा दोगे, कुछ भी। यहां कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है। जो कह रहे, अब लक्ष्मण जी पता क्या कह रहे? ये कह रहे हम भी इतने कमजोर नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे, राम जी तो नहीं बोल रहे, लक्ष्मण जी कह रहे, लक्ष्मण जी कह रहे कि हम भी कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है। उन्होंने पूछा कुम्हड़े की बत्तियां क्या हो? ये छुई मुई के पौधे की तरह हो, उसे टच करा और वो पूरा मुरझा जा। उन्होंने कि आप हमें, समझ गए इसका मतलब क्या कहने का? कि आप हमें मारोगे, हम आपको मारने के ही नहीं। ये लक्ष्मण जी कहा। समझ गए? दे दिया जवाब। नुगारे कि हम कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएं और नष्ट हो जाती हैं। आपके पास कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर ही मैं आपसे कुछ अभिमान से बोला था। आप भरुवंशी और योग पवित्र धारण किए हुए हैं, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं मैं अपना क्रोध रोककर सह लेता हूं। मुझे भी क्रोध मुझे भी आ रहा है, जो आप कह रहे हैं ना, मैं उस क्रोध को रोककर सब सहने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया बात? आगे चलो। हमारे कुल में देवता क्या कहते हैं? क्योंकि ना परशुराम जी एक प्रकार की देव मुनि है। अब इन्होंने क्या कहा? कह रहे हमारे कुल में, लक्ष्मण जी कह रहे हमारे कुल में ना देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भगत पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। समझ में आया बात? ठीक, कह रहे हमारे कुल में, इसलिए हम आपको माफ कर रहे हैं, जाओ माफ कर दिया। इसे बेइज्जती नहीं, गजब बेइज्जती। आगे चलो। अर्थात इन्हें नहीं मारा जाता क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। ब्राह्मण को मारोगे पाप लगेगा, देवता को मारोगे पाप लगेगा, गाय को मारोगे पाप लगेगा। ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा। अपने कुल के बारे में बात बताई। समझ में बात? जैसे हमारे कुल में रीत कि हम महिला को हाथ नहीं उठाते, हमारे कुल में रीत है, हकीकत में ही है, हमारे लिए कहाँ रीत है, महिला को हाथ नहीं उठाते। मैंने तुम्हें लड़कियों को मारता देखा तुम कभी? हमारे यहाँ कभी औरतों बात नहीं उठाते, देखा था ना? कभी कभी औरतों बात उठा देखा तो नहीं? औरतों की बात कर रहा है मैं, लड़की की थोड़ी बात कर रहा है। कुछ नहीं। हाथ नहीं उठाते, इसलिए चटा मारा गाल पे खींच का। आगे चलो, चले ये भी नेक्स्ट, आगे बढ़ो। इसलिए आप मुझे मारे तो मैं आपके चरणों में ही शीश झुकाऊंगा। अगर आप मुझे मारोगे मैं आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा, क्योंकि हम आपका हाथ नहीं उठा सकते। आप देवता हो, आप ब्राह्मण भी हो, इसलिए हम आपको हाथ नहीं उठा सकते। क्योंकि हमारे यहाँ ना, हमारे कुल में कभी भी किसी ब्राह्मण पर, देवता पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। आगे क्या कह रहे लक्ष्मण जी? और इनसे पराजित होने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मुझे मारे तो मैं आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। आपका एक एक वचन करोड़ों वर्जों के मार के समान है। धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा आप बेकार ही धारण कर रहे हैं। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया तो आप उसे क्षमा कीजिए। कह रहे आपको मैंने कुछ भी कह दिया हो, आपके कुल्हाड़े को देखकर, धनुष को देखकर, तो आपने मुझे माफ कर दीजिए। ये कहा ना। लक्ष्मण के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर परशुराम जी गंभीर होकर बोले। आगे अगले पैराग्राफ में पता लगा। बात समझ में आई? यहां तक नीचे पर्सन पा जाओ। पर्सन देखो क्या कहने को कर रहा नीचे। काव्य सुंदर है तो काट दो।
इसमें एक प्रश्न है, लक्ष्मण के यह कहने का क्या से कि आपने तो व्यर्थी धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखे हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? आपने तो फालतू में कुल्हाड़ा ले रखा है, धनुष बाण ले रखा है, हम तो वैसे डरे हुए क्यों? उसके कहने का आज से कि हमने हमारे कुल में ब्राह्मण पर, गाय पर और देवताओं पर वीरता नहीं दिखाते, इन पर हाथ नहीं उठाते बिल्कुल भी, समझ में? इनका सम्मान करते हैं हमारे देव, हमारे कुल के अंदर। ये हो आज का। लक्ष्मण जी के अनुसार किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? मैंने बता दिया किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। गाय पर नहीं वीरता दिखाई जाती, ब्राह्मण पर, देवताओं पर, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। आगे चलो, परशुराम जी के वचनों के प्रति क्या उलाहना दिए गए हैं? परशुराम जी के वचनों के प्रति क्या क्या उलाहना दिया गया? अब तो पड़ोस के नीचे 3% दे रखा, 6% है ना, हाँ ये दे रखा। परशुराम जी के वचनों के प्रति लक्ष्मण जी ने फूंक से पहाड़ उड़ाना, कुम्मड़े की बत्तियां कहकर आदि उलाहना दिए है। ये तो उलाहना दिया उन्होंने, क्या कहा? कम कुम्मड़े की बत्ती थोड़ा ही है, क्योंकि फूक ऐसा थोड़ा ही आप फूक मार के पहाड़ उड़ा दोगे। इसके साथ ही वह यह बताना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और आपके जनेऊ धारण कर रखा है, ये देखकर मैं आपकी बातों को सहन कर रहा हूं, अन्यथा अब तक युद्ध ठन गया होता। समझ में आई बात है? लड़ाई बच जाती अब तक की। यह तो हमारे वंश परंपरा है कि हम देवताओं पर, भगत पर, गाय पर वीरता नहीं दिखाते। आप ब्राह्मण इसलिए छोड़ दे जाओ, ऐसा करो। सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, कुम्मड़ बत्तिया से आप क्या समझते हैं? कुम्मड़ बत्तिया पता लगा क्या? कुम्मड़ बत्तिया एक छुमी का पौधा हो, टच कर दिया ना सर, इस मुंडी टच कर दिया, मुरझा जाएगा पूरा पूरा। और हमें श्री कृष्ण जी यही तो बात कह, सॉरी श्री कृष्ण कह रहे, लक्ष्मण जी यही तो बात कह रहे, लक्ष्मण जी यही तो बात कह रहे कि हम कुम्मड़े की बत्तियां नहीं है कि जो टच करा मुरझाएंगे पूरी की पूरा, ताकत हमारे अंदर ही मौजूद हो। समझ आप 100 तो 3 तो हम भी है, इसका ही मतलब है। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। इसी तरह मैं आपको 5वां पैराग्राफ पढ़ने को देता हूं। 5वां पैराग्राफ पढ़ लोगे? 5वां पैराग्राफ पर निशान लगाओ, लगा ले निशान। अब एक काम करो, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में जाओ, इसमें जाओ कविता के संदेश संबंधी प्रश्न उत्तर में। 5वां पैराग्राफ खुद पढ़ना, होमवर्क, क्योंकि मैं 2 समझा चुका। पढ़ लोगे? आसान भी है बहुत। इससे पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? पता लग गया? परशुराम के क्रोध करने का कारण था धनुष का टूट जाना, उसका क्रोध का कारण था। अगर धनुष ना टूटता तो क्रोध ही ना आता। समझ में आई बात? या सेवक का क्या कार्य हो? सेवक का कार्य क्या हो? सेवक वह हो जो सेवा करे, ऐसा समझ। श्री राम द्वारा धनुष भंग करने को सेवक का कार्य नहीं मानते परशुराम जी के अनुसार। श्री राम ने ना धनुष तोड़ दिया, इसलिए उन्हें सेवक नहीं कहने के, परशुराम जी के अनुसार। समझ में आया बात? या नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रचनात्मक प्रश्न उत्तर ने काटने में काम के नहीं है हमारे। इससे पहला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में, परशुराम जी क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ऐसे में बताओ, परशुराम जी क्रोध कर रहे थे, धनुष टूट जाने कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर बताया धनुष पुराना था, ठीक है, ये तो तर्क दिया। और उनकी नजरों में सारे धनुष एक समान है, समझ में? छू कर देख लिया तो क्या होगा? पुराना था, टूट का क्या होगा? ये तर्क दिए। पहला क्वेश्चन पढ़ना इसके अंदर, पहला और दूसरा भी पढ़ना, पहला पढ़ना बस, पहले पढ़ना। पहले पढ़ने के बाद ना एक छठा क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है ना, दूसरा नहीं पढ़ना, पहला और छठा पढ़ना बस। अब 5वां पढ़ना, 5वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या 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 विशेषता बताई है? 5वां ही पढ़ना, 5वां छठा पढ़ना, पहला और 5वां तो पक्का पढ़ना। मतलब एक बार 5वां पर्सन पढ़ लो खुद ही। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? पढ़ो अपनी गाइड में, पक्का पढ़ो सर। सूरवीर या वीर योद्धा देवता, ब्राह्मण और भगवान गाय की भक्त पर वीरता नहीं दिखाते। वीर योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता का अपने मुंह से बख्यान नहीं करते। तीसरे नंबर पर धीरता और संतोष वीरों का अनन्य गुण होता है। धीरता, धैर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। उन्हें अकारण क्रोध नहीं आता। जो वीर हो उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। जो असली ओरिजिनल व्यक्ति उन्हें कभी क्रोध नहीं आने का। वीर उसे कहेंगे। यदि ये आता भी तो अपने क्रोध में विवेक नहीं खोते, अपनी बुद्धि नहीं खो देते हैं बिल्कुल भी। अगर क्रोध आया तो कि अपने आप को ही खो दिया बिल्कुल भी क्रोध आने पर, लिकड़े जा रहे, कपड़े काटो फिर रहे बिल्कुल। गाली देना कायरों और दुर्बलों का अस्त्र है। देखो क्या कहा, कितनी मैं गहरी बात गई। गाली में देते जो कायर हो, जो दुर्बल कमजोर लोग गाली देते हैं। समझ में आया बात? या ठीक, अब गाली देते हो समझ लेना। इसमें कह रहे हैं इस श्री राम के द्वारा बताए गए ऐसे वचन है। वीर योद्धा दूसरों पर गाली देकर अपमान नहीं करते। वीर योद्धा कभी भी दूसरों को गाली नहीं देते और अपना अपमान नहीं करते, भले ही वह शत्रु ही क्यों ना हो, अपने शत्रु को गाली नहीं देते। और तुम क्या करो, दोस्तों की गाली चल लिया बस, बढ़िया कर तमीज से। बात समझ में आया?
तुलसीदास वाला लेसन खत्म हुआ, देव वाला लेसन है, देव वाला लेसन ये कटिंग को। अब हम जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद चौथा लेसन है, इस पर चले जाओ। चौथे लेसन में जयशंकर प्रसाद वाले पे खोलो इस लेसन को। तीसरा भाई है। देखो अगला लेसन है जयशंकर प्रसाद वाला, और कविता का नाम है आत्म परिचय बेबी। लेसन नंबर 4 आत्म परिचय। आत्म परिचय और यो जयशंकर प्रसाद ने लिखा, जयशंकर प्रसाद आत्म परिचय। लेसन का नाम है, कविता का नाम है, कविता का नाम है ये, कविता का नाम है। आत्म कथ्य हो, आत्म परिचय, आत्म कथ्य लिखते हो यार। कविता का नाम ये क्या, कवि का नाम है। इसमें तो कौन कौन सा पैराग्राफ पढ़ना, अगर गाइड के अंदर जाओगे तो पहला और तीसरा, मॉडल के अंदर जाओगे तो 2 ही दे रखे हैं, मॉडल सबसे बेस्ट। हाँ पहले नंबर पर जाओ, पता लग गया ना। काव्य सुंदर नहीं पढ़ना, भावार्थ पढ़ना ना, पढ़कर सारे क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ भी आराम से उत्तर निकालने ऐसे निकाल लो। चलो जाओ। क्या ना इसमें कहानी में कौन, इसमें खास बात है इस कहानी में कोई है ही नहीं। इसमें ना जयशंकर प्रसाद खुद है, जयशंकर प्रसाद खुद। हाँ जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ये आत्मकथा एक प्रकार की आत्मकथा। और जो आत्मकथा ना उसे बोलते हैं बायोग्राफी। अब जो लेखक है ना, लेखक लोग पता है क्या कह रहे हैं, इसी लेखक को ध्यान से सुन लेना क्या कहानी इसकी। आसपास लोग इसे पता क्या कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद आपको ना, जैसे तुम्हें लग रहा है कि मेरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एन पता नहीं क्या है ऐसा समझ। दूसरा तुम्हें लग रहा है और कि मेरी जिंदगी में पीछे बहुत संघर्ष रहा हुआ, और तुम मुझे कह रहे कि भाई जी आपके ऊपर एक मूवी बननी चाहिए। अब मेरा मूड कर रहा है नहीं, मेरा इतना सफल व्यक्ति नहीं है, मेरे तो भी ऐसे बहुत ऐसे लोग कि जिनके ऊपर मूवी बननी चाहिए। मैंने तो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं। ये आत्मकथा ना या एक प्रकार जयशंकर प्रसाद है, इसे लोग कह रहे आपको अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, अपनी बायोग्राफी लिखनी चाहिए। अभी पता क्या कह रहा है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ लिखने का है नहीं। एक गर्लफ्रेंड थी, भाई छोड़ कर चली गई भाई छोड़ कर चली गई, मेरी प्रियतमा बताओ उसे, प्रियतमा। समझ नहीं बात क्या, मैं कुछ ऐसा है नहीं मेरी जिंदगी में जिसे मैं लिखूं। वो साधारण सी जिंदगी मेरी, और लिख भी दिया ऐसा ना, ये लिख रखा है, तो बता रहा हूं कितना तेज है समझ में बात क्या। तो ये जानना है तो ये आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाह रहा, जो कवि है जयशंकर प्रसाद, ये अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाह रहा, क्या दिक्कत है सर। ये भी अपना पर्सन आना, आत्मकथा लिखने से क्यों बच रहा हो। मैं अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचूंगा, मैं इसलिए बचना चाहूंगा। सुन लो, अच्छा जब आत्मकथा लिखी जाओ उसमें सारी बात सच हो झूठ हो क्यों। अगर मैं अपनी बायोग्राफी लिखने लगा तो उसमें कुछ ऐसे मोमेंट रहे होंगे, नहीं ऐसे मोमेंट भी रहे होंगे, कुछ ऐसी लड़कियां भी रही होंगी, समझ नहीं बात किया, जिनके साथ खतरनाक कांड हुए होंगे या कुछ ऐसे होंगे जिसका नाम कभी बताना नहीं चाहता। एक मैंने बता दो, तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा रहा होगा जिसे तुम कभी किसी को बताना नहीं चाहते है। नहीं रहा होगा तो अगर रहने वाला रहा नहीं क्या, कभी ड्रिंक करी नहीं पी कर नारे के किनारे पड़ा हुआ हो। संजय 10 नींद आ रही क्या, रात लंबी बात होगी और ठीक चल रहा काम, ठीक दिक्कत हो रही है। 2 घंटे समझे। तो जो हो ना
जयशंकर प्रसाद वो आत्मकथा लिखना नहीं चाह रहा, लोग उसे विवश कर रहे, लिख 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 लगा रखे, इसके खोदे लगा रखे बढ़िया करके तमीज, ये लिखना नहीं चाह रहा है, ये लिखने से बच रहा है। अब सवाल यही है, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाह रहा? ठीक, देनु कह रहा 5 रुपए का पेन बचाना सोच रहा है। क्या यार, अजीब है तुम। पहला पैराग्राफ सुन लो, ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से। कवि का नाम बताओ, कवि का नाम बोल। अच्छा, कविता का नाम बताओ। आत्मकथ्य। अब पद्यांश का भाव अर्थ स्पष्ट करेंगे पेपर में, पूरा पैराग्राफ आगे, इसका भाव अर्थ देख लो क्या है, समझ लो। कवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां आत्मकथ्य शीर्षक नामक कविता से अवतरित है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथ्य विषय निकालना तय हुआ। ठीक, यहाँ नीचे जाओ, सबसे नीचे जाओ। कवि कहता है, यहां से जाओ, कवि कहता है कि मनरूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ न जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता रहता है। इसका मतलब उसका जो मन है ना, वो खुद ही गुनगुना रहा है, और उसके अंदर एक भंवरा मन बना रहा है, और वो खुद ही कह रहा है, पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है लिख, अपने बारे में लिख। मैं भी अपनी विगत जीवन की दृष्टिपात करता हूं कि मैं मेरे जीवन में जो भी घटा है ना, पीछे जो भी घटा उसे मुझे दृष्टिपात करना चाहिए, उसे लिख देना चाहिए। आगे चलो, तो मुझे अपने जीवन रूपी वृक्ष में स्मृतियों की मुरझाई पत्तियां गिरती प्रतीत होती है। पता क्या कह रहा है, अगर मैं अपने जीवन के बारे में लिखने बैठूं तो मेरे जीवन में कुछ ऐसा याद करने का था, मेरा सारा जीवन पीछे का मुरझाया हुआ, एक गर्लफ्रेंड थी, भाभी छोड़कर बैठ गई। समझ एक बात यार, मुझे मेरी प्रियता में थी ना, उसकी दूसरे के साथ शादी होगी, मेरी आंखों के सामने हुई। अरे तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं हुआ, ऐसा बताया तो रजब तो बता रहा हूं। कह रहा मेरे जीवन में क्यों लिखूं मैं, मेरे जीवन का अगर मैं पीछे को अपने जीवन को देखूं ना झांक कर, तो ऐसा लगे जैसे मुरझाई पत्तियां नीचे गिर रही हो। इसका मतलब वो कह रहा है बहुत दुख भरा जीवन है मेरा, अर्थात मुझे विगत को दुख की निराशा से पुनः याद ताजा हो जाती है। कह रहा अगर मैं पुराना याद कर लिखने बैठूंगा तो मुझे याद आ गई, और याद आ गई मैं तकिया पकड़ कर रहूंगा, ऐसा समझ में, तकिया गिल्ला हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर दिक्कत यह ना, दिक्कत वही याद नहीं करना चाहता, अपने पुराने दिनों की याद नहीं करना चाह रहा हूं। अब मैं अपनी बीती किताब शायरी सुनाने वाला तो सही बोलूंगा, रहने दो बस। तो पता लग गया अपनी प्रियतमा को क्यों याद करना चाह रहा हो, उसे पुराने दिन याद दोबारा ताजा हो जाएंगे उसके। मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकाश का विस्तार अनंत है। नुगारा मेरा गंभीर हृदय और इतना जितना बड़ा आसमान है ना, इतनी सारी यादें मेरे पास। क्या कह रहा, जिससे मेरे अनगिनत अपरिचित जीवन की गाथाएं आत्मकथ्य के रूप में अंकित हैं। जब मैं आत्मकथ्य मनन करता हूं तो वे सब मुझे मुंह चिढ़ाते और उलाना देते प्रतीत होते हैं, कि मानो मुझसे कहते हैं कि सब जो अप्रिय घटित हुआ है, सब तेरी जिंदगी में अप्रिय घटित हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रिय हो रहा हो। सारी अप्रिय घटना घटी, बताया तो अप्रिय घटना क्या होगी, जब शादी होनी थी वो दूसरे के साथ शादी होगी, ऐसे वजह जब अगर रिलेशन माने थे तो वो दूसरे के साथ पाएगी रिलेशन में। समझ में आती है बस ऐसे। उसके लिए तुम उत्तरदायी हो, इसलिए इस प्रकार आत्मकथा को लिखना स्वयं पर हंसने जैसा है। अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखने बैठूं ना तो ऐसा लगे अपने आप को हंस रहा है, इसलिए लिखना हो। मुझे स्वयं पर हंसने का साहस नहीं है, मैं अपने आप पर हंसना नहीं चाहता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं अपने आप पर हंसू बैठकर, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे को। फिर अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सम्मुख प्रकट करने के लिए किसी का भला नहीं हो सकता। अब अपनी कमजोरी को दूसरे के सामने प्रकट करूं तो इसमें किसका भला होगा, ये ऐसा मानना लेखक का। जयशंकर प्रसाद ये कह रहा है, मैं अपनी कमियों को दूसरों के सामने प्रकट करूं, लिख कर लोग पढ़ेंगे उसे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, ये तो अपने आप हंसने जैसा होगा। मैं नहीं लिखता, गलत बात। बता भी दिया उन्होंने बारे में सब कुछ, मैं इसके बारे में तो बता रहा था ना, बता भी तो दिया। क्योंकि लोग उनको जानकर उनका लाभ उठाना चाहते हैं और वे हम पर हंसते हैं। इन सब बातों को भली भांति जानते हुए भी मुझसे यही चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा के रूप में अपनी दुर्बलताओं का उद्घाटन करके सबके सामने सम्मुख करूं। कह रहा है मुझे पता लोग ना, अगर मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी लोग लेंगे मजा। मान लो मेरे पर कोई मूवी बन गई और उसमें मेरे 3-4 फेर दिखाए गए बढ़िया करके, तमीज से 5-6 फेर दिखाए गए मेरे, और तुम आगे मेरे घर में क्या पूछेंगे,
या कौन थी? इसके साथ ब्रेकअप किकर हो गया। अब उन्होंने पता कहानी बना रखी उन्होंने, समझ नहीं बात क्या समझ में आया बात है? उन्होंने पता कहानी बना रखी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब इतनी सारी कहां से लेके आएंगे, आदि तो मैं भी थक जाएंगे। संजय दत्त भी फैल हो जाएगा। संजय दत्त सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड थी, यो नहीं है वो। संजू पिक्चर नहीं देखिएगा, संजू पिक्चर देखना। नुगारा भैया, मेरे जीवन रूपी गगार खाली पड़ी बिल्कुल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उल्लेखनीय हो। इसे सुनकर देखकर तुम भले ही सुख मिले, लेकिन मेरे अतीत जीवन में उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। नुगारा मैंने पाया कुछ भी नहीं, सब खोया खोया। मेरे जीवन की गगार खाली पड़ी, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो उपलब्धि हो, सब मैंने खोया खोया, पाया कुछ नहीं है। तो इसलिए रहने दो, क्या तुम बता, मिला तो नहीं कुछ, खोया ही तो उसमें, यादों में सब गया, मिला नहीं कुछ भी। किंतु मुझे अपार दुख होगा, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। पता लग गया आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाह रहा? दुख होगा, साफ साफ बात, मैं नहीं लिखना चाहता बिल्कुल भी। मजाक थोड़े बनवाना पूरा फालतू फाल, समझ में आया बात? है कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन बताओ। इन पंक्तियों का विषय क्या है? इन पंक्तियों का विषय कवि द्वारा जीवन के यथार्थ अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति। इसका मतलब समझ लो, जीवन का यथार्थ का मतलब हकीकत, उसके बारे में लिखने, सुन लो यार, समझ लो, बकवास बात बचे थे लिए। इसका मतलब कि कवि के जीवन यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इसका मतलब जयशंकर प्रसाद है ना, उसके जीवन में ना बहुत सारी चीजों का अभाव हो, उसकी अभिव्यक्ति इस कथन, इस लेसन में, यानी उसका जीवन खाली पड़ा हुआ, इस बात को व्यक्त करा गया, बताया गया। इसमें पता लग चुका? कवि जो हो ना जयशंकर प्रसाद, उसका जीवन पूरी तरह खाली है, इस बात को इसमें बताया गया। इस बात को ऐसे लिख सकते हो तुम, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल सेम शब्दों ऐसे बच। इसमें किस बात का प्रदर्शन करा गया? इसका विषय क्या है? कवि का जीवन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, दुख ही दुख है उसके जीवन में, समझ बात है? वो लिखा क्या, और वो अपने दुखों को दूसरे के सामने पेश करके मजाक नहीं बनवाना चाहता, इसलिए वो आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहा है। पता लग गई बात है? अगला क्वेश्चन अगला, कवि ने दुर्बलता किसे कहा है? अब कवि ने दुर्बलता किसे कहा? कवि ने अपनी असफलताओं, हताशा और निराशाओं को दुर्बलता कहा, उसकी कमजोरी। कवि असफल हुआ कई बार उन्होंने प्रेम करा, असफल, कई बार प्रेम करा, असफल, समझ में बात? या जो जहां भी उन्होंने सक्सेस पाने की कोशिश करी, लेखक बनने की कोशिश करी, समझ में बात? या भूखा रहा, दूसरों तो लड़ा, लेखक बन गया हो, ऐसे बच, फिर असफल रहा, फिर ये क्या है? असफलता ही तो, यही तो बता रहा हो, ये नुगारा इसकी कमजोरी है, असफलता, हताशा, निराशा, ये सब कमजोरी, दुर्बलता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अपना व्यंग्य मलिन उपहास कहने में कवि का क्या हास्य है? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, काट दो। कवि ने गगार रीति के माध्यम से क्या कहना चाहा है? रीति गगार के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख आत्मकथा के रूप में करे। सफलता और उपलब्धि के नाम पर उसके जीवन का गगार पूरी खाली पड़ी है। सफलता के नाम पर और उपलब्धि के नाम पर उसके जीवन की गगार कैसी पड़ी? खाली पड़ी है, नहीं कुछ लिखा गया। हाँ, इस तरह थारी जिंदगी में ही होगा, है नहीं? अगर चलो, मुरझाकर गिर रही पत्तियों से कवि क्या कहना चाहता है? जो पत्तियां मुरझाकर गिर रही ना, उनसे कवि क्या कहना चाह रहा है? पत्तियां कुछ ऐसी मुरझाकर गिर रही, कवि क्या कहना चाह रहा है उनका? मुरझाकर गिर रही पत्तियों से कवि कहना चाहता है कि संसार रूपी वृक्ष की आशा रूपी अनेक पत्तियां असमय और विभिन्न झंझावत के कारण गिर जाती है। सुन लो, संसार है ना, संसार रूपी वृक्ष, ये संसार, इसमें अनेक पत्तियां ऐसी जो मुरझाकर बिना सफलता प्राप्त किए असफलता के नीचे गिर जाती है। कुछ व्यक्ति की बात बता रहा हूं। इस संसार रूपी वृक्ष में कुछ लोग ऐसे सफलता नहीं मिल पाती, उपलब्धि नहीं मिल पाती, थक जाते हैं, हार जाते हैं और मर जाते हैं, ऐसा बताया उसने। आगे पढ़ो। जिस कारण इसका सौंदर्य पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए जीव संसार सुंदर नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला ले। आगे चलो। मैं स्वयं भी इसी वृक्ष की पत्ती हूं। नुगारा में भी स्वयं इसी वृक्ष की पत्ती हूं। संसार, वृक्ष को तो बताया संसार उसने, और जो उसको पत्ते लगे हुए ना उन्होंने बताया इंसान। नुगारा में भी नुमत एक पत्ती हूं। समझ में आया बात है? कितनी गहरी बात कर रहा हो। और पता नहीं कब टूट कर गिर जाऊं। नुगारा पता नहीं किस दिन लड़क जाऊं। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। बात वही आगे नहीं है? जब मेरे दूसरे असंख्य पत्तियों की कथा नहीं लिखी गई, जब दूसरे आसपास पत्ते उनकी कथा नहीं लिखी, तो मैं कौन हूं अपनी आत्मकथा लिखने वाला? तब मुझे अपनी आत्मकथा
उचित लिखना उचित प्रतीत नहीं होता। मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी आत्मकथा लिखना भाई। इसमें इस संसार में बहुत सारी पत्तियां, बहुत सारे लोग जिन्हें आत्मकथा लिखनी चाहिए। समझ नहीं बात है, दिक्कत है नहीं भाई। रामपाल का बैठा है, इसकी आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। मैं क्यों लिखूं अपनी आत्मकथा? मैं है क्या नहीं करने वाला, कुछ चाहिए नहीं। समझ में आया बात या दिक्कत या कुछ पढ़ लो, बात समझ में आई। अगला लेसन, अगला क्वेश्चन, अगला पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3। अगला पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, चौथे लेसन में चल रहे हैं। एक लेसन और समझना, चुपचाप बैठे रहो भी, ध्यान लगा कर रखो। पैराग्राफ नंबर 3, कवि का नाम बताओ। चलो कविता का नाम बताओ। काव्य सुंदरी पढ़ना, काव्य सुंदरी पढ़ना क्या नहीं पढ़ना? एक क्वेश्चन तो पता लग गया, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, भावार्थ पढ़ना, पेपर में तो नहीं आने का। ठीक, नॉलेज के लिए क्वेश्चन ही नीचे से होंगे सारे के सारे। नॉलेज नॉलेज कर रहा बैठा हुआ। आ जाओ पैराग्राफ। एक बार इस बार एक काम करूंगा, जितनी लाइन समझाऊंगा ना मैं तुरंत किसी से सुन लूंगा। ध्यान से सुनना, पैराग्राफ पैराग्राफ की जो लाइन में बोल के बताऊंगा तुरंत सुनूंगा क्या समझाया मैंने, और इसी भाषा में सुनूंगा जैसे मैंने बताया। अब वो देख कैसा चाहता हूं तुम्हें, लगाओ तुम इंगत ध्यान। अब प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। ध्यान से सुन लेना, दोबारा समझाऊंगा मैं क्या बताया इसमें। कवि अपने प्रेयसी यादों में खोया कहता है कि मेरी प्रियतमा अपनी अनुपम सुंदरी थी, जो उसके लाल गालों की लालिमा से ही उष्मा की लाली ग्रहण की थी। अब ध्यान से सुनने से छोड़ दो, मेरी बात सुनो। कवि जयशंकर प्रसाद, सुन लेना, यही लाइन मुझे वापस चाहिए जो मैं बोल के बता रहा हूँ। समझ में आई बात है? जो जयशंकर प्रसाद है ना कवि, वो पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेरी एक प्रियतमा थी, प्रेमिका। ये बताना, जयशंकर प्रसाद थे ना जो कवि थे, कवि की एक प्रियतमा थी। मैंने कहा था नहीं इसकी एक लव स्टोरी थी, मुझे पहले पता था, ये सारी पढ़ रखी ना मैंने पहले ही, पर समझा भी रखी। तो इसकी एक लव स्टोरी थी। अब सुनो, उन्होंने कह रहा है उसकी गाल भी लाल लाल थे। अब क्या कह रहा कवि? यूं कह रहा है उषा का मतलब क्या हो? सुबह हो शाम हो। उषा, उषा का मतलब सुबह हो शाम हो। शाम, शाम के टाइम जब सूरज नीचे चला जाए ना, तो धीमा धीमा सूरज दिखाई दे, रेड कलर का हो जाए सूरज, बहुत अच्छा लगा मौसम, सुंदर लगा, दिखाई सुंदर दिखाई दे। अब यही बात बता रहा जा रहा हो। यूं कह रहा है मेरी प्रियतमा अनुपम सुंदरी थी, सुंदरी। समझ में एक बात है, मेरी जो प्रियतमा थी, मजाक नहीं कर, मेरी नहीं कह रहा मैं, अनुपम सुंदरी थी, आंखों में थी, हाँ आंखें उसकी समंदर थी। मैं नहीं कह रहा, यो कह रहा है यार, यो अपनी प्रियतमा की कितनी तारीफ कर रहा है। समझ बात क्या? आंखें उसकी समंदर थी, बिंदिया उसकी बिंदिया थी, बिंदिया थी। समझ की बात क्या? होठों पर थी उसके लाली, कश्मीर ले गई, दिल ले गई कश्मीर वाली। तो इस तरह करके उसने तो पूरी तारीफ करने में लगा हुआ। वो कह रहा मेरी प्रियतमा थी एक, वो अनुपम सुंदर थी, उसकी यादों में खोता हुआ ये सब बातें कह रहा हो। पहले उसकी यादों में खो गया, अभी सारी बातों में यादों में खोकर उसकी तारीफ कर रहा वो कितनी सुंदर थी। क्योंकि जब सुबह शाम ना, उषा के समय जो उषा हो, शाम के जो शाम का टाइम हो और जो सुबह का टाइम हो, सूरज लाल लाल दिखाई दे, वो ऐसा जो मौसम हो कितना सुंदर दिखाई दे, वो धीमा धीमा, उससे भी ज्यादा सुंदर थी उसकी प्रियतमा। मैंने कहा अब तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड छोड़कर तेरी गर्लफ्रेंड देखने का मन कर रहा है। इसका तो ये मतलब होगा तुम देखना चाह रहे होंगे कि गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर रही होगी उसकी। क्या है, चाची थी वो? आगे चलो।
इसलिए चुप हो जाओ। इसलिए वह भी मेरी प्रिय के सौभाग्य को ही प्राप्त कर उसे मधुर और मोहक बन गई थी। आश्चर्य है कि मेरी प्रियतमा उषा से भी अधिक सौंदर्य और मोहक थी। युवराज, जो उषा हो ना, मेरी प्रियतमा उससे भी सुंदर थी। अपनी प्रियतमा की तारीफ करने पर लगा हुआ, उसकी यादों में खो गया। बात समझ में आया? धोखा देके चली गई, नहीं चली गई तो अलग बात है, वो अगर कहानी में पड़ेगा तो लगेगा। अभी इतना तो पता लग चुका कि जो कवि जयशंकर प्रसाद है ना, उसने अपनी प्रेमिका की यादों में खोकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। और जब तारीफ करनी चाहिए तो उसने बताया जो उषा हो ना, शाम का समय हो, उससे भी ज्यादा सुंदर थी। समझ बात यार, इतनी सुंदर थी, अंदाजा लगा दो। मैं आघोष में बढ़ने लगता हूँ, ये कंबल तना छोड़ फिसल जाती है, ये शाम बिल्कुल तुम जैसी, ये बात बात में बदल जाती है। मैं आघोष में बढ़ने लगता हूँ। आघोष में बढ़ने का मतलब है मैं तुम्हारे धीरे धीरे पास आने लगता हूँ। सही बात है, मैं आघोष में बढ़ने लगता हूँ, ये कमबख्त तन्हा छोड़ फिसल जाती है, ये कमबख्त तन्हा छोड़ फिसल जाती है, ये शाम बिल्कुल उस जैसी है, बात बात में बदल जाती है। ध्यान यहाँ से वहां से तेरा पढ़ने में ध्यान लगा। पढ़ लो। कभी आगे कहता है, जैसे जैसे कभी आगे बढ़ेगा ना, उसके सब गहरे होते चले जाएंगे। अपनी प्रेमिका के बारे में क्या कह रहा कवि, बेबी देखो। कवि आगे कहता है कि मेरी उसी प्रियतमा की यादें ही मेरा जीवन यात्रा का संबल है। नु कह रहा अब मैं ना सिर्फ उसकी जो मेरी प्रेमिका की यादें थी, उसी के सारे अब मैं अपना जीवन काटना चाहता हूँ। वही मेरा जीवन संबल है, वही मेरा जीवन संभाल कर रखेगी। उसकी जो यादों के सारे भी जिंदगी काटी जा सकती है। समझ में आया बात क्या? तो तू इतना सीरियस क्यों होगा? तो बहुत ही सीरियस हो गया, तो पूरा सीरियस हो गया। कुछ नहीं होना, टेंशन नहीं ले, दूसरी जाएगी दूर हो। उन्हीं के सहारे मेरा जीवन कट रहा है, कट रही है बस जिंदगी। फिर तुम मेरी आत्मकथा लिखने के बहाने पता लग चुका क्या हो रहा है? उसकी यादों के सारे उसका जीवन कट रहा। फिर वो कह रहा कि तुम फिर मेरी आत्मकथा लिखने के बहाने तुम मेरे अंदर से जो दर्दों से क्यों बाहर निकालना चाह रहे हो? क्या चाहिए तुम? उसमें मेरी प्रियतमा की स्मृतियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कह रहा मेरी दिल के अंदर जो मेरी दिल के अंदर ना, जो अगर मैं आत्मकथा भी लिखने बैठूं तो उसमें मेरी जो प्रियतमा थी, मेरी प्रिय थी, उसकी यादों के सिवा कुछ नहीं रहा। ऐसे समझ लो, सब सिर्फ याद रह जाती है। याद सिर्फ याद रह जाती है। गाना भी तो ही के साथ करो, यादों में बना है देखो हंसी ताजमहल। एक हवा के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी, एक हवा के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो उलझने साथ मेरे नींद कहाँ आएगी, अब तो उलझने साथ मेरे नींद कहाँ आएगी। ये प्यास अधूरी है या फिर अधूरी ही रह जाएगी। ये प्यास अधूरी है या अधूरी रह जाएगी। अभी कमबख्त तेरी यादें मुझे नहीं छोड़कर जाएगी, ये कमबख्त तेरी यादें मुझे नहीं छोड़कर जाएगी। लगता है अब तो मरने के बाद भी ये मेरी रूह के साथ जाएगी। मैं किसी के लिए रोऊंगा? मैं रुलाने वाला हूँ, रोने वाला नहीं है। सुन लो, मेरा नाम है रुलाने वाला हूँ। रुला के गया, भुला के गया। मैं उन स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। कितनी गहरी बात बोल रहा है। नुकरा मेरा दुख मेरा दर्द तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? मैं बताया, मजाक थोड़ा बनवाना। वह तुम्हें दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताने के लिए स्टार्ट कर दूं, सुन लो। जैसे मैं मान लो मैं तुम्हें छोटी सी अपनी स्टोरी बता भी दूं। जो मेरी फर्स्ट टाइम की गर्लफ्रेंड थी, समझ एक बात क्या, हमारा रिलेशन 5 साल पहले टूट गया था, 2014 में टूट गया। दैट इज माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड। वो लग जाती साथी थी,
मैं लग जाती है साथ, उसकी 5 साल पहले शादी होगी, 5 साल शादी होगी उसकी। जैसे उसकी शादी होगी उसके बाद उसकी मेरी कभी बात नहीं हुई, ना फोन पर ना मुलाकात, कुछ नहीं हुई, सब छूटता चला गया था, धीरे धीरे सब छूट रहा था। 2 साल तक तो मुझे याद है, उल्टी लगना, इधर रहना, घर वालों ने बहुत केयर करी, समझाया, सब देखा, सारा घर वालों का ही था। उसने साथ छोड़ दिया, मैंने उनके वहां जाकर बहुत ड्रामा भी करा, शादी में जाकर, समझ आई बात है। पुलिस केस भी हुआ, पुलिस केस भी हुआ, सब हुआ, कुर्सी कार्सी बहुत मारी फेंक कर तमीज से। उसने कहा मुझे, जब मैंने उनकी शादी में जाकर ड्रामा कर दिया, उसने मुझे सीधा डायरेक्ट बोला, आई हेट यू, ये तुम्हारी शक्ल नहीं, आई हेट यू। आज तक कभी बोला ही नहीं था। तो फिर मैं शांति से वहां से चला आया। मैं 2 साल तक ऐसे ही घूमता रहा, हर स्टेट, कम से कम 12 स्टेट घूमा मैं, 12 स्टेट नहीं तो 12 स्टेट घूमा मैं, 12 स्टेट घूमा, 12 स्टेट, 12 राज्य घूम लिया। उसके बाद भाई घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, भूल जाओ सब भूल जाओ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भूल नहीं पाने का, शायद मेरा वहम था। तीसरा साल चल रहा, तीसरा साल मैं बस में चढ़ा, एक बार अचानक पता कहाँ से, मुझे आना था दिल्ली कश्मीरी गेट पर। जैसे ही कश्मीरी गेट पर चढ़ा मैं बस के अंदर, तो साइड में जिस सीट पर बैठा हुआ था, जिस सीट पर मैं बैठना चाह रहा था, उस सीट में वही बैठी हुई थी, उसके हाथ में था बच्चा, बच्चा था और वो सो रही थी। सबसे बड़ी बात, सो रही थी वो, समझ में आया बात? या ऐसा करके सो रही थी, और साइड में बता कैसा करके बच्चा खेल रहा था, उठा हुआ था, और जिसका पति था वो जागा हुआ था। उसके पति ने मुझे आज तक देखा नहीं था, ऐसा करके सो रही थी, उसके कंधे पर सर रख कर। तो मैंने अपने कदम पीछे घोटा लिए, करता क्या, बस में चढ़ता थोड़ा ही, मेरी बस से 4 घंटे लेट होगी। अब सोचो मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। कहानी मजा आ रहा। फिर पता क्या हुआ, फिर मैं सोचा चल बैठ ही जाता हूँ, बस में पीछे जाकर सीट पर बैठ ही गया। चल भाई सो रहे क्यों तुम? ये कहानी, ये मेरी आत्मकथा, मैं झूठ बोल रहा सभी हो। अब तुम्हें सुन नहीं, बताओ तुम जैसे जैसे सुनाता जा रहा तुम्हें दुख हुआ था? नहीं, हल्का भी नहीं हुआ, हल्का सा तो हुआ, हल्का सा। अगर ये हकीकत होता दुख पक्का होता। समझ आई बात? यार ऐसी कहानी जयशंकर प्रसाद की, और तुम्हारे सामने क्यों बताओ? ऐसी कहानी उसकी तो क्यों बताओ तुम्हारे सामने हो? अभी से मेरी कहानी मत समझ लेना बिल्कुल भी। समझ में आया बात? या इस तरह की कहानी उसे तो क्यों बताओ तुम्हारे सामने हो? नहीं बताने का हो। चलो क्या कह रहा नुगारा? दुख के अतिरिक्त और कुछ ना मिलेगा। नुगारा का मैंने तुम्हें बता भी दिया, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारी कहानी बताई भी, दुख मिला, इसका दुख नहीं, कुछ नहीं मिला। ऐसा जयशंकर प्रसाद इधर मेरे छोटे से जीवन में अपनी प्रियतमा से संबंधित अनेक बड़ी बड़ी व्यथाएं कथाएं निहित थे। उन्होंने खुद ही कह दिया, मेरा जीवन छोटा सा, जीवन भले ही छोटा हो लेकिन महान होना चाहिए। मेरे छोटे से जीवन में ना मेरी प्रियतमा की अनेक कहानियां, अनेक कथाएं लिप्त। यह तो एक छोटी सी कहानी बताई मैंने तुम्हें, समझ में आया बात? ये कहानी नहीं है, ये किस्सा, कहानी सुना दी ना, ये दुनिया ये महफिल सब सरेआम हो जाएगी। ये दुनिया ये महफिल सब सरेआम हो जाएगी अगर सुना दी ना मैंने अपनी गजल, तो खामा खामा बदनाम हो जाएगी। कितनी गहरी बात है। आगे चलो, पीके है क्या? पीके इधर। अब मैं अपनी आत्मकथा के रूप में किसी से उनके विषय में क्या कहूं? अब मैं अपनी आत्मकथा के रूप में अपनी प्रियता के बारे में किसी से क्या कहूं, क्या बताऊं? बताओ, गलत बात है। क्यों उसकी प्रियतमा की कहानी सुनकर उसका मजाक बनाना? अब गई तो गई। अर्थात मैं उन व्यथाओं और कथाओं से को किसी से नहीं कहना चाहता हूं। इससे अच्छा तो मैं दूसरों की कथाएं सुनकर दुख और दर्द को समझूं और उनके विषय में चुप रहूं। क्यों कह रहा है? इससे तो बढ़िया मैं दूसरों की कहानी सुनकर उनके विषय में चुप रहूं, बस उनके बारे में जी लूं। अपनी कथा नहीं मैं लिखना चाहता, बिल्कुल है ही नहीं कुछ। क्या था अंततः कवि कहता है कि हे मित्र सुनो, तुम मेरी भोली भाली सी साधारण व्यथा को सुनकर क्या करोगे? छोटी सी जिंदगी, छोटी सी कहानी सुनकर क्या करोगे? आगे चलो। मेरी दृष्टि में अभी वह उपयुक्त समय नहीं आया। मेरी जिंदगी में अभी मेरी नजर में ऐसा कोई समय नहीं आया कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। अभी ऐसा सिस्टम में भी आया नहीं कि मैं आत्मकथा लिखूं।
प्रियतमा संबंधी मेरे मौन पीड़ा और मेरे हृदय में सोई पड़ी है। वो कह रहा है वो मेरे हृदय में जो यादें ना उसकी सोने रहने दो, सोई पड़ी उसकी यादें बिल्कुल ही। उसे फिर जगा कर मेरे हृदय की पीड़ा को तुम क्यों जानना चाहते हो? आशय है कि मेरी आत्मकथा में बहुत पीड़ा है, दुख है, अवसाद है, इसलिए कुछ ना मिलेगा। मैं आत्मकथा नहीं निकला चाहता। साफ मना कर दिया सुनो, दुख दर्द पीड़ा ये है सब, रहा ही नहीं कुछ उसकी यादों के सिवा। उसकी यादों ही उसकी यादें उसके साथ जाएगी, बस सब छोड़कर निकल जाएगी। बस उसकी यादें हैं जो उसके साथ जाएगी। चलिए, इस प्रकार कवि ने बताया है कि उसके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। कवि ने साफ कह दिया कि उसके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा। पेड़ पर बहुत सारे पत्ते हैं, उनकी कथा लिख लो जाएगा, मेरी क्यों नहीं मिल जाएगा, तुम एक पीस में ही मिला तुम। अगर चलो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक बनाकर लोग वाह वाह करेंगे। कुछ ऐसा है नहीं जिसे लोग वाह वाह करेंगे, वाह क्या मस्त स्टोरी थी, क्या लाइफ थी इसकी, वाह। है नहीं, दुख दर्द। वहां बैठकर अगर थिएटर में से दिखाई भी दिखाया, पिक्चर बना के दिखाई भी देगी तो आंसू करके बाहर निकलेंगे, वाह हाँ दिल टूट गया, बच्चा किसी और का, ये वो फलाना ढिमका। तुझे कुल मिलाकर इन पंक्तियों में एक और कवि यथार्थ की स्वर करती है तो दूसरी ओर एक महान कवि की विनम्रता भी है। दूसरी तरफ एक तो वो हकीकत बताना चाह रहा और दूसरे नंबर पर एक महान कवि भी है, जयशंकर प्रसाद। उसने बात सिद्ध कर दी, बताया कुछ नहीं लेकिन अपनी हकीकत बता दी, अपनी हकीकत सारी बता दी। सुनो, कुछ नहीं पता लगा, मैं तो पता लग चुका उसकी जिंदगी में उसकी प्रियतमा के सिवा कुछ नहीं है। समझ नहीं बात, कुछ नहीं है, सब ठंडा पड़ा है मामला। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? आ जाओ। अब जो प्रश्न का उत्तर वे तो दे दो खुद। पहला क्वेश्चन, कवि क्यों थक गया है? कवि क्यों थक गया है? क्योंकि उसे पैर थक गया है। नहीं, कवि अपनी प्रियतमा की स्मृतियों, देखो क्वेश्चन है इसका, कवि अपनी प्रियतमा की स्मृतियों के साथ साथ सामंजस्य करना सीख लिया है और से अब अपनी स्मृतियों बहुत अधिक पीड़ा नहीं पहुंच सकती। इस स्थिति में कवि की थकान की संज्ञा दी है। समझ लो, कवि ने पिता क्यों थक गया? अपनी प्रियतमा को याद करता करता थक चुका हो। समझ बात, ये लिखना, कवि अपनी प्रियतमा को याद करता करता थक गया, खेल खत्म। अगर चलो, किसी स्मृति का मतलब याद हो, किसी स्मृति की बात इस कविता में कही गई है। कौन सी स्मृति जिसकी बात कविता में कही गई? कविता सुन लो ध्यान लगा, इस कविता में सुखमय दिनों की स्मृति की बात कही गई है, जो उसके सुखमय दिन थे। और सुखमय दिन कौन से? जब अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, समझ बात किया, मोमो खा रहा था, चाउमीन खा रहा था, सेल्फी ले रहा था, वे दिन कुछ तो जोड़ के लाओ, कुछ दिक्कत भी नहीं। तू कह रहा होली की तरफ फिर रहा था, वहां जाओ होली जोड़ के पीछे वहां कह रहा है। सीवन को उधेड़कर देखोगे क्या मेरी गाथा, इस पंक्ति में कवि ने कौन सी भावना व्यक्त की है? तू कह रहा है मेरे सीने को उधेड़कर मेरी गाथा क्या देखोगे, इसका मतलब क्या कहना चाहा? मेरे सीने के अंदर दुखी दुख दर्द ही दर्द, क्या देखोगे तुम, क्यों हंसोगे तुम उस पर जाकर? यार छोड़ दो ना मेरी आत्मकथा को, छोड़ दो, जाओ भाड़ में। आगे चलो, कवि को क्या अच्छा नहीं लग रहा है? कवि को यह अच्छा नहीं लग रहा है कि संसार में अनेक लोग हैं जिनकी आत्मकथा लिखी जानी चाहिए, इसलिए बात को छीन लग रही, मेरी आत्मकथा क्यों लिखोगे? मैं कोई स्पेशल पीस नहीं हूं, ठीक है नहीं। कवि की आत्मकथा कैसी है सब पढ़ लेना, आराम से समझ में जाएगा कवि अब जब पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर में जाओ, पाठ्य पुस्तक प्रश्न, इसमें यहाँ कविता के संदेश प्रश्न उत्तर, आत्मकथ्य कविता का प्रतिवाद विषय क्या है, पढ़ते समझ में जाएगा। आत्मकथ्य कविता का प्रतिवाद विषय क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर में पहला और तीसरा, बस यही तो 2%, बस छोड़ दो, लेसन खत्म। पहला और तीसरा पढ़ने ही है, पहला और तीसरा भी पढ़ो, चलो पहला और तीसरा भी पढ़ो। आ जाओ, लास्ट लेसन आज का, आज के लास्ट का, उसके बाद जो रह जाएगा ना लेसन कुछ रह जाएंगे। नागार्जुन हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये कल समाप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समाप्त हो जाएगा पेपर। चुप, बिल्कुल नहीं। 2 पेपर निकालने कल को, एक 2019 का है, एक 2019 का, एक तो 19 का निकालना, एक निकालना 2020 का, 19-20 का, दोनों पेपर निकालने, समझ गए? ग्रुप में भेज दूंगा मैं, सोल्व पेपर मतलब जिसके पास भी होंगे मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और वहां से पूरा सोल्व करके लेना, सिर्फ उत्तर लिखने, प्रश्न नहीं लिखना बिल्कुल भी, सिर्फ उत्तर। कोई बात नहीं, ग्रुप में मैसेज कर दे, मैं ऐड कर दूंगा यार। देखो इसे समझ लो, आ जाओ। उत्साह कविता क्या कह रही और अट नहीं कर रही था कविता क्या कह रही?
बेबी आ जाओ, ध्यान से समझ लो। बादल गरजो, आ जाओ। उत्साह कविता बजाओ। पहला कवि का नाम बताओ, कवि का नाम। कवि का नाम देखो क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला, शॉर्ट फॉर्म में निराला जी कहते हैं, निराला जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। दूसरे नंबर पर कविता का नाम बताओ, कविता का कविता उत्साह। पहले हम उत्साह के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका पहले पैराग्राफ पढ़ना, गाइड में पहले पैराग्राफ पढ़ना सिर्फ, समझ बात। मॉडल में तो एक ही पैराग्राफ दे रखा है, ये मॉडल की खूबसूरती। पद्यांश का भावार्थ देख लो पहले, भावार्थ अगर पढ़ लिया ना तो सारे क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। एक ही पैराग्राफ, ओए एक ही पैराग्राफ पर सारे क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। जाओ भावार्थ पढ़ो। उत्साह शब्द का मतलब क्या हो, खुशी मनाना। उत्साह में कह रहे उत्साह हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इसका ही मतलब हो। कह रहे आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। उत्साहित का क्या मतलब, खुशी हो रही बहुत, कुछ अच्छा काम हुआ होगा। ठीक, ये बता रहा। बादल गरज गरज का है और घना घन गौन घोर घोर घर मारे तो लोग खुश हो जाते हैं, पकड़ तड़ाके वाली बारिश पड़ने वाली, आज तो मजा आने वाला। काले काले पे बादल आ रहे, चढ़ गो ऊपर तो आ रहे नहीं होता, क्यों नहीं कुछ भी, मतलब तेरे को कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता है। आगे चलो। उत्साह कवि का आह्वान गीत है। उत्साह कवि का आह्वान गीत है, गाया उसने। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है, बादलू कह रहा है, कवि कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, बादलू पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, हे बादल गरजो और गरजो। गरजो गरजते नहीं क्या, कड़क कड़क की आवाज करो, बिजली बिजली की आवाज नहीं आती, गरजो और गजरो, गड़गड़ करो। तुम सारे गगन को घेर लो, सारे आसमान को घेर लो, सारे बादलों को घेर लो और गरजो और गरजो, बिजली खड़को। हे बादल, बालक के समान सुंदर दिखने वाले घुंघराले बादल। बालक देखा तो छोटा छोटा बादल, उसके बाल घुंघराले घुंघराले हो, उसके जो बाल जो ऐसे हो ना, उनका आकार बड़ा कर दो तो बादल भी ऐसे दिखाई देगा। ऐसे बजूंगा क्या होगा, मेरे जैसे बाल, ऐसे मेरे बाल नहीं है यार, बालक थोड़ा ही हूं मैं तो बालों का पापा हूँ। तो जो बालक हो ना, बालक जैसे बैठा हो बालक, देखो उसके बाल, संजय दत्त के बाल देख लो। बादलों क्या क्या कह रहा है, देख लो बादलों क्या क्या कह रहा है कभी। आगे चलो। बच्चों की अनंत अनंत कल्पना के कोमल बादल। बच्चों की अनंत कल्पना के कोमल बादल, बादल बहुत कोमल हो, ये बात बताई जा रही कवि के द्वारा। अपने हृदय में विद्युत की छवि अंकित करने वाले बादल। कह रहा है अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिल के अंदर विद्युत की छवि, विद्युत में देखते हैं बिजली खड़कती है, अंकित करने वाले बादल। नव जीवन देने वाले कवि के समान बादल, नया जीवन देने वाले कवि के समान बादल। आ जाओ आगे चलो। अपने अंदर के विद्युत रूपी वर्ज को छिपाकर नवी कविता की रचना कर दो। कह रहा है नवी कविता की रचना कर दो। अपने विद्युत, तुमने ना अपने हृदय के अंदर बिजली छुपा रखी और इस तरह मुझे नई कविता लिखने को मिल रही, ये नई कविता लिख पा रहा हो, उन सब चीजों को देख देख। अच्छा आगे चलो। हे बादल गरजो, फिर गरजो और गरजो गरजो। यह हास्य है कि कवि बादल का आह्वान करता हुआ कहता है कि वह अपनी गर्जनता से दीनहीन, शोषित और निरुत्साहित लोगों को उत्साह संचय कर। देखो कुछ लोग ऐसे जो बहुत गरीब है, ऐसा समझ, जिनके पास खाने के लिए रोटियां भी नहीं है, कह रहे जो शोषित वर्ग, उनके लिए ना जैसे वैसे बादल गरजेगा तो वे भी खुश हो उठेंगे कि आज बारिश होने वाली। समझना ये बात क्या, तो जो गरीब लोग में भी खुश हो उठेंगे कि आज बारिश होने वाली, उन्हें उत्साहित कर दो। हे बादल गरजो, कभी कह रहा है बात को, हे बादल और गरजो तेजी के साथ गरजो। ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले ने उन्हें भी खुश कर दो, हे बादल गरजो गरजो और गरजो, ये कहना चाह रहा कभी। समझ गए, चलो आगे चलो। फिर से कोई उनके शोषण का साहस ना कर सके, कि उनका कोई शोषण न कर सके। समझ ये बात, इतना गरजो और गरजो तेजी के साथ कर सके और शोषित वर्ग युग के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सके। वगैरह जो ना जिसका जिनका शोषण हुआ, जो बहुत गरीब लोग, अमीर लोगों ने उनकी जमीन छीन ली, समझ में आया बात या, तो जो गरीब लोग है ना, ये भी देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके, इतना गरजो, हे बादल गरजो और गरजो तेजी के साथ गरजो। ये बात बता रहा है। नीचे क्वेश्चन दे रखे इसके, अच्छा क्वेश्चन पा जाओ। बादल नीचे रखा, बादल किस रूप से निराला को प्रस्तुत किया है। बादल के किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है। निराला पता लग गया ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम है इनका। किस रूप को प्रस्तुत किया, मतलब बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में निराला जी ने बादल को एक और
पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला कहा। बदलू कहा तुम पीड़ित और जो प्यासे हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हो, तुमने जैसे बरस जाओगे तो उनकी प्यास बुझ जाएगी और जो पीड़ित लोग हैं ना उनका शोषण होना रुक जाएगा। ये बात बताई बादल के बारे में। कहा क्या कहा बादल के बारे में निराला जी ने? कहा तुम पीड़ित और जो प्यासे जो जिन प्यास उनकी इच्छाओं को तुम पूरा कर दोगे। बादल के बारे में यह बात कही। हाँ, पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला। और दूसरी ओर नई कल्पना और नई अंकुर के वरदान बताया है। नई कल्पना बताया कि नई कल्पना एक प्रकार की अन्य अंकुर आने वाला, जैसे जब नया अंकुर खिलेगा नया बीज खिल जाएगा तो पौधे ही पौधे उग जाते हैं। इसी तरह तुम नए अंकुर के समान हो। दूसरे नंबर पर उसने बताया कि तुम नए बीज के समान हो। और तीसरे नंबर पर साइड में बताया कि तुमने जैसे तुम पीड़ित प्यासे जो जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हो, पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हो। दूसरा नए अंकुर के समान हो तुम, और सबके लिए तुम नए हो। और जो शोषित वर्ग है ना उसे भी तुम उत्साहित कर देते हो, उसके अंदर भी तुम खुशी भर देते हो, उल्लास भर देते हो। वो हाँ, जिनका शोषण हो रहा है और वे भी खिल उठते हैं जब तुम गरज गाते हो। ये बात बताई कभी नहीं डालाना। आगे चलो। कवि को बादल किसके समान लग रहा है? कवि को बादल ऐसे सुंदर बालक के समान, संजय दत्त के समान नहीं लग रहा। कवि को बादल ऐसे सुंदर बालक के समान लग रहा है जिसके बाल काले और घुंघराले और जिसके हृदय में सुखद भविष्य की अनंत अनंत कल्पनाएं भरी हुई है। पता लग चुका? दोबारा सुन लो। कवि को बादल कैसा लग रहा है? बादल ऐसे लग रहा है, ऐसे बालक के समान लग रहा है जिसके बाल घुंघराले, ऐसे समझ में, और जिसके हृदय में ना भविष्य की आकांक्षाएं भरी हुई। वो बच्चा भविष्य में जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। समझ में बात है? ऐसे 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 बालक के समान लग रहा है जिसके बाल घुंघराले। दूसरा जिसके हृदय में ना कल्पना ही भरी हुई। समझ में आया बात है? उसके समान लग रहा है। मूड नहीं आया, आगे चल। बाल कल्पना से कवि का क्या से? बाल कल्पना बच्चों की कल्पना जो करी। बाल कल्पना से कवि का से कि बच्चे सदैव प्रगति, उन्नति और उत्साहित और सुखद जीवन की कल्पना में निपुण रहते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? जब छोटे छोटे बच्चे हो ना, पता क्या कर रहा है? जिन्होंने कहा बाल कल्पना से कवि क्या कैसे। अब बच्चे जब छोटे छोटे हो क्या कर रहे हैं? गेम भी कैसा खेल लेंगे? एक बहुत बड़ा महल बना लेंगे मिट्टी का। और जब जैसे बड़े होंगे जाएंगे, महल तो महल छोड़ो, एक साइकिल भी नहीं जा रही। तो कल्पना कर लेनी बच्चे ऐसे उसमें एक राजा, अपने आप को राजा बैठा लेंगे। जो पड़ोस की लड़कियां आएंगी खेलने, उसे रानी बना देंगे, उनका तू रानी बन जा। ऐसे तो गेम खेलना है। धीरे धीरे बात जैसे जैसे बड़े होते चल जा, फिर दूसरा उनका गेम ही बदल जा। बात में जाएगा उन्हें तो बचपन में खिलौने उसमें जाएंगे मेले में, वहां गुड्डा गुड़िया खरीद कर लेकर आएंगे। पड़ोस की जो लड़की थी वो अपनी गुड़िया लेकर आ गई, जो पड़ोस में था अपना गुड्डा लेकर आगा, और दोनों की ब्याह करवा देंगे। ऐसे तो करे। साइड में बच्चा नहीं होता तो बच्चे मिट्टी का बना देंगे। ऐसे तो कर रहे हैं। समझ आई बात है? ये काम छोटे छोटे बच्चों का। ये जैसे क्या है? कल्पना करना। जो बाल बच्चे में करते हैं कल्पना। तो कवि ने पता क्या कहा? बादल को कवि ने तुलना करते हुए कहा कि बादल ऐसे बिल्कुल कल्पना करने वाले, बिल्कुल जब बच्चे ना कल्पना तो परिपूर्ण हो, ऐसे ही हो बच्चे। बिल्कुल बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे बादल। तो बादल की तुलना बाल कल्पना तो कर दी। बादल और बालक एक जैसे दोनों, ये बात कही कवि ने कि बादल और बालक एक जैसे। बालक की क्या खास बात हो? वो कल्पनाओं में जीव जाते हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, बड़ा हो जाऊंगा। बचपन में छोटे छोटे रहेंगे, बहुत बड़ा घर होगा, अक्षय कुमार जैसा बनूंगा, हीरो बनूंगा, ऐसा फाइटिंग करूंगा। और जैसे थोड़े से बड़े हुए अब लग रहा है दिक्कत 10वीं पास, अब लग रहा है 10वीं पास नहीं होते दिक्कत। अच्छा चल खेत में। आगे चलो। बस वे कल्पना के पंख लगाकर सारे संसार की सुखद संपदा को अपनी भावों में भर लेना चाहते हैं। कल्पना के पंख, कल्पना कर ली, बस सुखद संपदा को जीना चाह रहे हैं। बस मन में ही पूरी दुनिया सपने में पड़ा अमेरिका घूम आया। और सुबह बापू ने रात वाली चल उठ खेत में। घाट पर तो उल्टा पड़ा, मुन्ने मुंह निकल गया। ये हो अमेरिका। आगे चलो। कवि बाल कल्पना का उल्लेख यही करना चाहता है कि दीनहीन निराशा के लोग मन और उत्साहित और विकास को प्रेरित करने के लिए बच्चे की समान कल्पना का जागृत हो। अगला क्वेश्चन, नूतन कविता में वर्ज छिपाकर कवि क्या कहना चाहता है? नूतन कविता में, नूतन का मतलब नई कविता, कवि कहना चाहता है कि लोगों के मन में श्रेष्ठ कविता के समान कोमल भावनाएं हो तो, किंतु उनकी कोमल भावनाएं दूसरे लोगों को उनका शोषण करने के लिए प्रेरित करती है। तो वहां वर्ज छिपाकर कठोरता। इसका मानना कि इंसान ने ऐसा, सुन लो ध्यान लगे, इधर छोड़ दो। कवि का मानना, कवि निराला खुद ही कह रहे कि इंसान ऐसा होना चाहिए, बहुत कोमल होना चाहिए, दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए उसका। इसका यही मतलब हो
समझ बात, दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला होना चाहिए, बहुत सहज तरीके से बात करने वाला व्यक्ति हो, ये सब बातें बताई गई, कभी निराला के द्वारा। समझ में आई बात है, आने का नहीं घबराओ ना, आएगा तो लिख दोगे तुम, छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि तुम अर्थ समझ चुके ना, समझ में आई बात है, तो खाली नहीं जाने का बिल्कुल भी, तो तुम्हारे दिमाग में बुद्धि काम करेगी। ठीक, अगला पैराग्राफ एक अट नहीं रही है, तीसरा पैराग्राफ गाइड में, तीसरा पैराग्राफ अब मॉडल में क्या है, मॉडल भाई दिए इसे पढ़ना खुद करता करे। ठीक, क्यों आने का नहीं ना, 2 पैराग्राफ है ना, 2 में तो 1 करना, और जितना मैंने तुम समझा दिया ना, तो लेसन समझा दिया, अब तक हिंदी में तो नहीं आए हुए, इनमें तो बड़ी मुश्किल था कुछ क्वेश्चन आया, अब तक इन्हें बताया नहीं, इनमें तो नीचे आने का भी नहीं। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ मिलेंगे, 2 में तो 1 करना मेरा पड़ेगा तुम, उसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में तो 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। समझ में आया बात है, इतना सस्ता ही नहीं, सबसे अच्छा बांगुर सीमेंट। इसके प्रश्न परेशान लगाओ, प्रश्न पर पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा, बहुश पहला, दूसरा, तीसरा, समझ में आया बात है। ठीक, अट नहीं रहा, खुद पढ़ लेना है। ये लेसन समाप्त हुए 6, 5 लेसन समाप्त हुए। अब होमवर्क क्या है, होमवर्क तो मैंने 2 पेपर निकालने देख रहे हैं, 2019 का, 2020 का, हमें भेज रहा हूँ अभी, आज समझ लो, 2019 का, 2020 का पूरा पेपर सोल्यूशन चाहिए घर बैठ कर। अभी कल को पेपर उसे ही समझाऊंगा, उसी बच्चे को, जिस बच्चे के पास दोनों पेपर का सोल्यूशन होगा, पूरे कंप्लीट, एक क्वेश्चन का उत्तर। जी गुरुजी यहाँ से पता नहीं क्या पर्यावाची पूछ रहा था जी, जिसे पता नहीं क्या पूछ रहा था, पूरा पेपर सोल्यूशन चाहिए मुझे। हाँ पूछ लो, क्या दिक्कत होगी, सारे क्वेश्चन उत्तर सब मिल जाएंगे इसमें, गाइड में, मॉडल में, सब उसका उत्तर। आसपास दोस्तों तो पूछ रहे, पड़ोसी तो पूछ रहे, क्या इसका उत्तर क्या होगा। चलो।